आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना बीएसटी का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट का क्या नेचर होता है और क्या उसकी सिग्निफिकेंस होती है। एक बार मैं आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बता देता हूँ। हम अपनी जो बिजनेस स्टडीज़ है उसकी थ्योरी को पढ़ेंगे तो मजबूरी है, लेकिन हम उसको हर चीज़ को प्रैक्टिकली समझेंगे। किसी भी चीज़ को हम ये समझ के नहीं करेंगे कि ये थ्योरी है तो इसको छोड़ दे, बिल्कुल प्रॉपरली प्रैक्टिकल भी हम करेंगे। चलिए देखते हैं, सबसे पहले समझिए मैनेजमेंट होता क्या है। जिस मैनेजमेंट के बारे में ये बात कर रहा है, ये आने वाले चैप्टर्स में बात करेगा। उस मैनेजमेंट कहते किस चीज़ को है। देखिए, जब भी हम किसी से कोई काम कराते हैं, देखिए हर काम हम अपने आप तो कर नहीं सकते। हर काम, क्योंकि हर एक बंदा ही सब काम में एक्सपर्ट नहीं होता। मान लीजिए कोई डॉक्टर है तो वो सिर्फ डॉक्टर का काम कर सकता है, कोई इंजीनियर है तो वो इंजीनियर का काम कर सकता है, या फिर कहे कोई मशीन चला सकता है तो वो मशीन वही बंदा चला सकता है। ऐसा नहीं कि हर कोई चला पाएगा सेम मशीन को, क्योंकि हर कोई बंदा सेम काम नहीं कर सकता। इसलिए हमें दूसरे बंदों से काम कराना पड़ता है, क्योंकि हम हर काम करने में एक्सपर्ट नहीं होते, इसलिए हमें दूसरे बंदों से काम कराना पड़ता है। उसे काम कराने को ही मैनेजमेंट कहा जाता है। जब हम दूसरे बंदों से अपनी बिजनेस के लिए कोई काम कराते हैं, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ये दो पॉइंट हैं। जब हम किसी दूसरे बंदे से कोई काम कराते हैं एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, उसे कहा जाता है मैनेजमेंट। अब आप डिटेल में समझिए एक बात। सबसे पहले आप समझ लीजिए एफिशिएंटली का मतलब क्या है। एफिशिएंटली मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टिवली विद द मिनिमम कॉस्ट। क्या हुआ इसका मतलब? मानिए कोई काम है, मैंने एक बंदे से कहा कि भाई देख, ये काम करने में 100 रुपए लगते हैं। मैं उसको बता चुका है, देख भाई ये काम तुझे को करना है और ये काम तुझे करने में पर 100 रुपए दूंगा मैं पर पीस, क्योंकि इस काम को करने में जो मिनी कॉस्ट आती है, मिनी मैक्सिमम 100 पीस आती है, 100 रुपए पर पीस आती है। तू मुझे 100 रुपए देना, मैं तू मुझे एक पीस देना, मैं तुझे 100 रुपए दूंगा। तो फिर मुझे एक पीस देगा, मैं तुझे उसके बदले 100 रुपए दूंगा। ऐसे ही तू जितने पीस मुझे देगा फिनिश गुड के, मैं तुझे उतने ही 100 100 रुपए के नोट देता जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है। अब अगर वो बंदा उस गुड को पर पीस को, यानी कि उस एक गुड का बना के लाके वो मुझे दे रहा है 110 में, तो क्या वो बंदा इफेक्टिव है? ये इफेक्टिव बोला हूँ, सॉरी, क्या वो बंदा एफिशिएंट है? बताइए, आप बताइए, क्या वो बंदा एफिशिएंट है? जो मेरे 100 रुपए के जो सामान 100 में बन सकता था, वो मुझे 110 रुपए का बना के दे रहा है, तो क्या वो बंदा एफिशिएंट है? आप उसे कहेंगे एफिशिएंट? नहीं, वो बंदा एफिशिएंट नहीं है। सी देखो, आप दोनों साइड में देखिए, सी है यहाँ भी, एफिशिएंट में भी सी है और मिनिमम कॉस्ट में भी सी है। ये आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ। तो क्या वो बंदा एफिशिएंट है जो मुझे 100 रुपए की चीज 120 रुपए में बना के दे रहा है? जो मुझे 100 रुपए में बन सकती थी वो 120 में बना के दे रहा है, तो क्या वो एफिशिएंट है? नहीं, वो इनएफिशिएंट बनता है। ऐसा कोई बंदा नहीं होना चाहिए जो इनएफिशिएंट है। काम मैं दूसरे बंदे से करा रहा हूँ लेकिन वो इनएफिशिएंटली कर रहा है, तो उसे अच्छा मैनेजमेंट नहीं कहा जाएगा। वो मेरी गलती है, क्योंकि मैंने एक ऐसा बंदा चुना जो ज्यादा पैक कॉस्ट लगा रहा है, तो मेरे एंड से गलती है। तो कहा जाएगा कि मेरा मैनेजमेंट खराब है, यानी कि मैंने गलत बंदे को चूज कर लिया। अब एग्जाम्पल मानिए, एक बंदा बना तो ठीक रहा है। आप मान के चलिए आपके बर्थडे है, लेट्स सपोज आपका आज बर्थडे है। आप मॉर्निंग में बर्थडे केक वाले को कह रहे हो कि भाई मेरा आज बर्थडे है, मुझे आप केक बना के दीजिए। आपका बर्थडे है, आप मॉर्निंग में अपने बर्थडे के केक वाले से कह रहे हो कि भाई देख मेरा बर्थडे है, मुझे केक बना के दे। केक वाला कह रहा है सर बिल्कुल आप टेंशन में लीजिए, शाम के 4 बजे आपको केक मिल जाएगा। आपने कहा ठीक है। बंदे ने केक बनाया अगले दिन। बंदा जो केक बनाने वाला था आपको अगले दिन केक बना के अब ला के दे रहा है। अब आपके लिए वो केक किसी काम का है? बर्थडे तो कल निकल गया, अब तो अगले साल आएगा। तो अगर आपने दूसरे बंदे से कहा था, कि देख भाई तू मुझे केक बना के दे, तो आपने अपना काम किसी और से कहा, क्योंकि आप तो केक बनाने में एक्सपर्ट नहीं हो। तो आपने दूसरे बंदे से कहा था कि देख भाई ये काम तू मुझे करके दे, लेकिन वो दूसरे बंदे ने उस काम को करा अगले दिन, जबकि उसे करना था वो सेम दिन, विद इन द डे करना था, लेकिन उसने करा अगले दिन। इस केस में क्या वो बंदा इफेक्टिव है? इफेक्टिव है? नहीं है, क्योंकि उसने ऑन टाइम नहीं करा। इफेक्टिवनेस मींस कंप्लीटिंग द टास्क विद इन एलोकेटेड टाइम। आपने उसे कितना टाइम अलॉट करा था? आपने करा था उसे एक दिन, या फिर कहें एक दिन भी पूरा नहीं, सिर्फ 4 बजे तक का टाइम दिया था आपने, और वो बंदा आपको केक ला रहा है अगले दिन। तो इसलिए कहेंगे हम वो बंदा एफिशिएंट नहीं है, या फिर कहें उस बंदे का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बंदा विद इन टाइम नहीं बना पा रहा। कॉस्ट बराबर, आपने कहा था देख भाई मैं तुझे इस कॉस्ट के इस केक के 100 रुपए दूंगा। वो नु करे सर 100 नहीं, मैंने केक ऐसा बनाया, आप बस मुझे 90 दे दो, लेकिन बस मैं आऊंगा अगले दिन। तो क्या कोई सेंस है इस बात का? भाई मेरा बर्थडे आज है, तुम मुझे केक ला कर दे रहे हो, कल तो फिर 100 का दो, 10 का दो, कोई बात कोई इसका फायदा थोड़ी ना है, बेनिफिट थोड़ी ना है। तो कॉस्ट मैटर नहीं करता, सिर्फ टाइम भी मैटर करता है। ये मैं समझाना चाहता। अब पढ़ते हैं इसे डिटेल में। अब तक मैंने आपको बेस क्लियर कर दिया, अब पढ़ेंगे हम इसे डेफिनेशन के साथ प्रॉपरली। जस्ट अ मिनट।
केक बर्थडे आज है आपका, केक ला रहा है कल को, तो ये कोई अच्छी बात हो ना होगी। देखते चलिए मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। मैनेजमेंट होता है, इट इज नथिंग, ये मैनेजमेंट कोई कुछ नहीं है, बस सिर्फ बट अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग डन बाय अदर पर्सन। यानी कि आप किसी दूसरे बंदे से काम करा रहे हैं, वो काम कराने की प्रोसेस को ही मैनेजमेंट कहा जाता है। लेकिन आपका एम क्या होता है? आपका एम होता है कि आप जिस बंदे से काम कराएंगे वो आपके जो गोल हैं उन्हें इफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव करवाएगा। यानी कि आप जिस बंदे से काम करा रहे हैं वो आपको मिनिमम कॉस्ट में सब काम करके देगा और विद इन टाइम काम करके देगा। उस केस में कहेंगे कि मैनेजमेंट अच्छा है। या फिर कहे तो मैनेजमेंट उस प्रोसेस को कहा जाता है जिस प्रोसेस में आप किसी दूसरे बंदे से कोई काम करवा रहे हैं विद अ मिनिमम कॉस्ट एंड इन अ मिनिमम टाइम, तो उसे कहते हैं मैनेजमेंट। तो अब आप, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दोनों एग्जांपल दे चुका मैं, टाइम कॉस्ट का भी दे चुका, टाइम का भी दे चुका। कॉस्ट माने मैंने उससे कहा कि भाई देख मुझे 100 रुपए पर पीस देना, सामने वाला बंदा 120 रुपए पर पीस दे रहा है, तो बेकार मैनेजमेंट है उस बंदे का, उस बंदे को चेंज करो अभी के अभी। दूसरा, आज मेरा बर्थडे है, मैंने उससे कहा केक वाले से कि देख भाई 4:30 बजे तक मुझे केक देना, अच्छे तरीके से क्रीम वाला केक बढ़िया करके बना के देना। उस बंदे ने कहा बिल्कुल सर आप टेंशन लो, 4 का 3:30 पे दूंगा। बंदा आ रहा है अगले दिन, बंदा कह रहा है सर 100 रुपए का केक था, लेकिन नहीं नहीं मैं आपको 90 में दे दूंगा। मैं कह रहा हूँ भाई वापसी जा, अभी के अभी केक अपना लेकर वापिस जा, नहीं चाहिए, बर्थडे निकल गया, कल अगले साल है ना। तो ऐसा आपको दोनों चीज देखनी पड़ेगी कि आप जिसे काम दे रहे हो वो बंदा इफेक्टिव भी हो और एफिशिएंट भी हो, दोनों की दोनों चीज क्वालिटी उस बंदे के अंदर होनी चाहिए। अब पढ़ते हैं मैनेजमेंट है टू सेंस। टू सेंस मतलब मैनेजमेंट को दो तरीके से आप जानते हैं, या फिर कहें तो मैनेजमेंट को दो तरीके से आप पहचान पाएंगे। क्या होता है? द फर्स्ट सेंस मैनेजमेंट मींस द ह्यूमन एजेंट। ह्यूमन एजेंट मतलब ह्यूमन पर्सन। आप कहते हो ना कि उस बंदे उस कंपनी का मैनेजर है, तो जो ह्यूमन एजेंट के थ्रू जो करते हैं उसे भी मैनेजमेंट ही कहते हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि ये रिलायंस कंपनी के ह्यूमन एजेंट, या ये बंदे रिलायंस कंपनी को मान लीजिए मैनेज कर रहे हैं। मान लीजिए 3 बंदे हैं, 3 बंदे रिलायंस कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, तो जब हम तीनों को इन्हें एक साथ बुलाते हैं तो हम कहते हैं रिलायंस कंपनी का मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट हम पर्सन को भी कहते हैं, जो पर्सन किसी भी उसे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करें। और मैनेजमेंट का एक दूसरा सेंस भी होता है जो दिखाई नहीं देता, सिर्फ फील होता है। फील कैसा है? मानिए आप स्कूल में गए, आप अपने स्कूल पे जब जाते हैं तो आप देखते होंगे सब चीज ऑर्गेनाइज होती है। सुबह प्रेयर का एक फिक्स टाइम है, उसके बाद आपके पीरियड टाइम पे लग रहे हैं, उसके बाद आपको क्या बोलते हैं अपना गेम पीरियड टाइम पे होता है, उसके बाद लंच का भी एक फिक्स टाइम होता है, हर चीज का एक फिक्स टाइम है। तो उसे कहते हैं आपके स्कूल का मैनेजमेंट प्रॉपर है। और मान लीजिए किसी का स्कूल ऐसा है जिसमें कोई टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं, कोई कभी भी खेलने जा रहा है, कोई कभी भी पढ़ रहा है, कोई कभी भी कुछ कर रहा है, उस केस में ये नहीं कहा जाएगा उस स्कूल का मैनेजमेंट बेकार है। उस केस में ये कहा जाएगा कि उस स्कूल का मैनेजमेंट सही नहीं है, बेकार है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट का दूसरा वाला साइंस भी वहां देखा जाएगा। एक तो स्कूल के प्रिंसिपल हो गए, टीचर्स वगैरह हो गए, तो वो तो पहला साइंस हो गया पर्सन वाला। मानिए टीचर भी स्ट्रिक्ट है, प्रिंसिपल भी, सब चीज बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास एक्सपर्ट टीचर है जो एकदम एक्सपर्ट नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। तो एक साइंस से तो मैनेजमेंट बढ़िया है क्योंकि टीचर वगैरह बढ़िया है, प्रिंसिपल वगैरह सब चीज बढ़िया है। लेकिन जो दूसरी साइड है मैनेजमेंट की, जो क्या बोलते हैं डिसिप्लिन वगैरह की वाली साइड है, वो साइड थोड़ी वीक है। तभी ऐसा हो रहा है कि एक कोई फिक्स पीरियड नहीं हो पा रहा। तो मैनेजमेंट के दो साइंस होते हैं। कौन से साइंस? एक तो भी ह्यूमन एजेंट जो मैनेज करते हैं उन्हें भी मैनेजमेंट ही कह देते हैं जब एक साथ बुलाते हैं। मान लीजिए 3 पर्सन थे, ए थे, बी है और सी है। ए बी एंड सी तीनों के तीनों रिलायंस कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, आप ये मान के चलिए। तो तीनों के तीनों को जब एक साथ बुलाएंगे तो कहेंगे रिलायंस कंपनी का मैनेजमेंट है ये। और दूसरा साइंस होता है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन एकदम डिसिप्लिन में है, एकदम बिल्कुल स्टिक, मतलब स्टिक ये नहीं कि बिल्कुल स्टिक हो, लेकिन फिर भी अच्छे तरीके से फ्लो चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ठीक चल रही है, तो सभी कहेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट ठीक है। आप कहीं जाते होंगे किसी शादी फंक्शन में, आप देखते होंगे कि वहां पर कोई चीज अगर प्रॉपरली सब चीज अवेलेबल है, आपको इजीली सब चीज एक्सेसिबल है, तो आप कहते हैं कि यार शादी का मैनेजमेंट तो अच्छा करा है। तो मैनेजमेंट फील होता है। एक मैनेजमेंट दिखता है जिसे कहते हैं ह्यूमन एजेंट जो मैनेजमेंट करते हैं, और मैनेजमेंट का दूसरा सेंस है वो होता है फील। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है कि मैनेजमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, हम पढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब एक गोल होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है, एक टारगेट होता है। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए जैसे ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो ये टारगेट बनाती है कि देखो भाई इस साल ना लास्ट ईयर हमने ना 1 CR करा था। 1 CR करने का मतलब 1 CR का हमने
लेट सपोज प्रॉफिट कमाया, ये मान लीजिए, या टर्नओवर छोड़िए, प्रॉफिट नहीं, सेल ही मान लीजिए। ये कंपनी, ये जो जॉइनिंग कंपनी हो, पार्टनरशिप भी हो सकती है, कोई सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। आप फोन पे मत जाइए, आप ये समझिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि लास्ट टाइम हमने 10 CR का प्रॉफिट कमाया, लेकिन अब हम अपनी प्रॉफिट में 10% की ग्रोथ चाह रहे हैं। इस साल हम चाह रहे हैं 10% की ग्रोथ करना, ठीक। तो ये इस साल हम 10% की ग्रोथ करना चाह रहे हैं, ऐसा कौन कह रहा है? ऐसे ये कंपनी कह रही है। तो इसका गोल हो गया ना ये कि उसे 10% की ग्रोथ करनी है। तो मैनेजमेंट अब क्या करेगा? अब भाई 10% की ग्रोथ करनी है तो ज्यादा सेल प्रोडक्शन करना पड़ेगा, उसे सेल करना पड़ेगा। प्रोडक्शन करने के लिए ज्यादा लेबर लानी पड़ेगी, लेबर के लिए ज्यादा क्या बोलते हैं रिक्रूटमेंट होगी, लेबर का सिलेक्शन होगा, फिर लेबर आएगी, लेबर के बाद उसे क्या बोलते हैं रॉ मटेरियल मंगाना पड़ेगा, तो रॉ मटेरियल का मैनेजमेंट करना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी का हो, अच्छे सही प्राइस पे हो। उसके बाद क्या बोलते हैं प्रोडक्शन होगा, तो उसमें देखना पड़ेगा कोई वेस्टेज वगैरह ना हो, मशीन सही से प्रोडक्शन करे। उसके बाद पैकिंग होगी, और पैकिंग होकर फिर उसकी एडवर्टाइजमेंट, एक अलग डिपार्टमेंट है उसका, एडवर्टाइजमेंट वगैरह पर खर्चा होगा, वो उसका भी अलग से मैनेजमेंट होगा। और क्या बोलते हैं अपना, फिर उसके बाद बिकेगा, और आफ्टर कस्टमर सर्विस भी। तो ये एक एंडलेस प्रोसेस है, चलता रहेगा। तो मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, जो एक गोल के बेस पे होता है। जैसे इस कंपनी का गोल है 10% की सेल में इंक्रीजमेंट करना। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव एफर्ट। कलेक्टिव क्यों बोला? क्या एक बंदा पूरी बिजनेस चला पाएगा? आप सही से सोच के बताओ, क्या एक बंदा कभी पूरा बिजनेस कर पाए? एक ही बंदा परचेस करके ला रहा है, एक ही बंदा मशीन से रॉ मटेरियल डाल रहा है, एक ही बंदा पूरा पूरी मशीन को बना रहा है, उसे बना रहा है, गुड्स को वही पैक कर रहा है, वही सेल कर रहा है, वही बाद में कस्टमर का फोन उठा रहा है कि हाँ सर बताइए क्या दिक्कत है। क्या एक बंदा सारे काम कर पाएगा? नहीं। कलेक्टिवली सारे बंदों को आगे मेहनत करनी पड़ेगी ना। वही कह रहा है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, नॉट अकेला इंडिविजुअल, इंडिविजुअल्स इन ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स अचीविंग दिस गोल। दिस गोल माने जो गोल आपने सेट करा, इसे अचीव करने के लिए जितने बंदे हैं उन सारे को अपनी कलेक्टिवली एक साथ आकर मेहनत करनी पड़ती है। कोई एक बंदा चाहे तो एक बंदा नहीं कर पाएगा सारे काम। जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो मैं आपको बताता हूँ, वहां पे डिपार्टमेंट बढ़ जाते हैं। डिपार्टमेंट मतलब परचेज वाला एक अपनी अलग बना लेंगे, सेल्स वाले अपना अलग। जो रिक्रूटमेंट होती है, जब हम जो एम्प्लॉय लेते हैं उसे कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, यानी कि HR डिपार्टमेंट एक अलग से होता है। उसके बाद अपना क्या बोलते हैं अपना सेल्स डिपार्टमेंट, आफ्टर सेल्स सर्विस, एडवर्टाइजमेंट का डिपार्टमेंट। तो जो जो चीजें होती है वो सबका अलग अलग डिपार्टमेंट बन जाता है जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाती है। जैसे रिलायंस, रिलायंस आप समझते हो ना, टाटा रिलायंस वगैरह, इतना तो +2 वाले बच्चे तो आप इतना तो समझते होगे ना। तो इतनी जो बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है इनके डिपार्टमेंट बन जाते हैं। लेकिन आप कहेंगे नहीं नहीं, हमारी एक दुकान है, गड़ा गड़ा तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स देखी होगी आपने, तारक मेहता वाली। आप मानिए आपकी वो दुकान है, तो आप उसमें लग करेंगे कि नहीं, परचेस का अलग, सेल्स का अलग, HR का अलग, कोई सेंस ही नहीं होगा ना वहां पर उस चीज का। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। दूसरा फीचर, या फिर क्या है फीचर बोल रहा हूँ सॉरी, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है मैनेजमेंट का? मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल, डायमेंशनल मतलब समझते हो ना? ये तो देखो 2D और ये होता है 3D। मैं मैथ वालों को बता रहा हूँ, तो ये वाले डायमेंशनल नहीं है कि मैनेजमेंट को कई चीजों को मैनेज करना पड़ता है, या मैनेजमेंट को कई डायमेंशन में बांटा गया है। मैनेजमेंट को कई डायमेंशन में बांटा गया है। 3 डायमेंशन में बेसिकली मैनेजमेंट को बांटा गया है, यानी कि मैनेजमेंट एक 3D प्रोसेस है। मैनेजमेंट को 3 डायमेंशन में बांटा गया है। सबसे पहले होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, कि जो काम होगा ना, काम काम का मैनेज करना। काम समझ रहे हो ना? जैसे मानो एक आपके पास टारगेट आया कि आपको 100 यूनिट बनानी है 10 दिन में, 100 यूनिट बनानी है आपको 10 दिन में, ऐसा आपके पास एक टारगेट आया। तो ये आपको मैनेज करना पड़ेगा ना कि ये काम 10 दिन में हो जाए। आपको 100 यूनिट जब 10 दिन में सप्लाई करनी है, अब ये आपके ऊपर हो गया, यानी कि अब आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप कुछ ऐसा करें जिससे ये 100 यूनिट 10 दिन में बने। आपके मान लीजिए मेंबर्स कम, यानी कि इंप्लॉय कम है, तो इंप्लॉय रिक्रूट करिए, एडिशनल फैक्ट्री लानी, वो मशीन लानी है तो मशीन लाइए, किराए पर उठानी है मशीन किराए पर उठाइए, कुछ भी करिए, लेकिन ये 10 दिन में ये 100 यूनिट बना के दीजिए। तो ये टास्क आपकी होगी ना, तो ये आपको वर्क का मैनेज करना पड़ा। इसमें पीपल का कर रहा है कि इसमें आदमी नहीं है भाई, खाली आदमी भी कुछ नहीं कर सकते, मशीन भी अवेलेबल होनी चाहिए, रॉ मटेरियल भी अवेलेबल होना चाहिए, लाइट वगैरह भी आनी चाहिए, सब चीज होनी चाहिए ना, सारे रिसोर्सेज भी मैटर करते हैं। तो वही कह रहा है कि आपको वर्क का मैनेज करना ये है कि आपको टास्क मैनेज करनी पड़ेगी। द ऑर्गेनाइजेशन आर क्रिएटेड फॉर दिस सम पर्टिकुलर पर्पस या टारगेट। आप इसका पर्पस था मान लीजिए फोन बनाना, तो इसका पर्पस फोन बनाना था, इसके पास आया टारगेट कि आपको फोन की 100 यूनिट बनानी है। तो अब इसे इस वर्क का मैनेज करना पड़ेगा कि ये 100 यूनिट बना के देते विद इन 10 डेज। नहीं देता तो फिर गुडविल खराब होती है, इसलिए ये इसको मैनेज करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट इस चीज को हेल्प करता है। अगर अच्छा मैनेज होगा
तो पहले से कैलकुलेशन करके रखेगा कि 10 दिन में बनाने के लिए हमें कितनी लेबर चाहिए, कितना मटेरियल हमारे पास होना चाहिए, कितनी कितनी हमें सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। अगर अच्छा मैनेजमेंट होगा, क्वालिफाइड मैनेजमेंट होगा, तो वो पहले से ये चीज़ कैलकुलेट कर पाएगा। अगला है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। पीपल्स आप समझ रहे हो, जो वर्कर्स वगैरह होते हैं, या फिर कहे जो ह्यूमन रिसोर्स होता है, उसका मैनेजमेंट करना। देखो आप समझो, फैक्ट्री में सब चीज़ है, फैक्ट्री में लाइट भी है, फैक्ट्री में मटेरियल भी है, मशीन भी है, सब चीज़ है, बस वर्कर ही इनएफिशिएंट है। वर्कर है, हर 5 मिनट में वर्कर पानी पीने जा रहा है, कभी चाय पीने जा रहा है, कभी बोल रहा है एक दो को लगा लेता हूं मैं, समझ गए आप। तो हर 10 मिनट में वर्कर जा रहा है। तो उस केस में क्या 10 दिन में हम बना पाएंगे? आइडियली नहीं बना पाएंगे ना। इसलिए ये दिक्कत है कि आपको अपने मैनेज, आपके पास रिसोर्स हैं तो रिसोर्स तो मैनेज करने पड़ेंगे, लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्स है, यानी कि जो आपके पीपल्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपको उसको भी मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स जो होते हैं वो ग्रेटेस्ट रिसोर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। ग्रेटेस्ट क्यों होते हैं? आप रिसोर्स खरीद सकते हो पैसों से, आप अच्छा रिसोर्स खरीद सकते हो पैसों से, आप अच्छी मशीन खरीद सकते हो पैसों से, आप अच्छी और चीजें खरीद सकते हो पैसों से, लेकिन जो अच्छा ईमानदार आदमी है वो पैसे से नहीं खरीद पाते आप। यही है क्यों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैन जो भी होते हैं ना एम्प्लॉइज, भी उसके सबसे मजबूत रिसोर्स होते हैं। आज जो रिलायंस है या आज जो टाटा है, वो क्या सोच रहे हो आपने रिसोर्सेज की वजह से? रिसोर्स तो, और बीआई के पास भी सेम रिसोर्स है, वोडाफोन आइडिया के पास भी तो सेम रिसोर्सेज नहीं है, वो क्यों नहीं उठ पा रही? क्योंकि शायद हो सकता है वोडाफोन आइडिया के जो मतलब ये है प्यूपिल्स हैं, या कहें जो उनके एम्प्लॉइज हैं, वही उतने एफिशिएंट ना हो। तो इसलिए कह रहे हैं कि एफिशिएंसी जो एम्प्लॉय की है वो ग्रेटेस्ट एसेट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। अगला है लार्ज डायमेंशन है, ये है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कुछ नहीं है, देखिए ऑपरेशन में दो चीज आ जाएंगी। ऑपरेशन में क्या आएगा? एक तो आएगा रिसोर्स और एक आएगा पीपल, यानी कि जो ऊपर के आप पढ़ चुके हैं ना, जब आप दोनों के दोनों को कलेक्टिवली पढ़ते हो तो उसे बोलते हैं ऑपरेशन, यानी कि ओवरऑल ऑपरेशन का मैनेजमेंट, जिसमें कि रिसोर्सेज का मैनेजमेंट आ जाता है, या कहीं तो वर्क का, और अगला आता है प्यूपिल की। वर्क और प्यूपिल का एक साथ मैनेज कर लोगे तो आप अपने ऑपरेशन को ही मैनेज कर पाओगे। समझिए, आप अगर अपने वर्क का मैनेज कर पाए, यानी कि आप मटेरियल वगैरह सही से लाए, तो 10 दिन में बन पाएगा। लेकिन अगर अभी आपके प्यूपिल बेकार है तो भी नहीं बन पाएगा। अब आप मटेरियल भी अवेलेबल है, लाइट भी आ रही है, फैक्ट्री की एसेट भी है, और इम्प्लॉय भी बढ़िया है, एकदम चंगे हैं, उस केस में क्या बन पाएगा? बिल्कुल बन पाएगा। तो ये ऑपरेशन ही तो था एक, तो इसलिए कह रहे हैं मैनेजमेंट ऑपरेशन में कुछ नहीं है। ये देखिए, वर्क एंड प्यूपिल को जब हम एक साथ लेंगे उसे कह देंगे मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। और एक चीज और है, देखिए मान लीजिए चाहे ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाने की इंटेंशन से हो, चाहे नॉट प्रॉफिट की, वो कुछ ना कुछ ऑपरेशन तो करती ही है। समझिए कैसे, जो आपने एनजीओ देखे होंगे, जो चैरिटेबल एनजीओ होते हैं, कोई चैरिटेबल संस्था होती है, देखिए समझिए, एक लंगर लगा रखा है गुरुद्वारे के बाहर। गुरुद्वारा समझते हैं ना, गुरुद्वारे के बाहर लंगर लगता है, हर दिन लगता है, जहाँ पे आकर लोग खाना खाते हैं। आप ये मान के चलिए, क्या उनका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना होता है? गुरुद्वारों का नहीं होता ना, उनका इंटेंशन होता है कि कोई भूखा ना रहे, वे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्व करें, उनका इंटेंशन होता है ये। अब समझिए, प्रॉफिट कमाना उनका इंटेंशन नहीं है, लेकिन क्या उन्हें भी ऑपरेशन को मैनेज करना पड़ेगा? हाँ, उन्हें भी टाइम पे सारा वो लाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं अपना, ग्रोसरी का सामान लाना पड़ेगा, जब भी तो भंडारा कराएंगे ना। ग्रोसरी का सामान, पानी अवेलेबल रखना पड़ेगा अपने पास, उसके बाद रिसोर्स देखने पड़ेंगे, लाइट वगैरह प्रॉपर, गर्मी का टाइम है, लाइट वगैरह प्रॉपर आती रहे ताकि भी आराम से खाना खा पाए, तो ये सब चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी। तो ये तो हो गया मैनेजमेंट ऑफ वर्क। लेकिन अभी कोई बंदे भी तो चाहेंगे ना जो उस खाने को बनाएंगे, खाने को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो भी लंगर में खाना खाना आएंगे। भाई जो लंगर में खाना खाने आएंगे उनके लिए खाना बनेगा, और फिर वो उनमें बटेगा, उसके लिए कोई बंदे चाहिए होंगे, तो बंदा भी तो इफेक्टिव चाहिए। अब मान लीजिए आप लंगर खवाना है आपको दोपहर के 2 बजे, लंगर चालू होगा 2 बजे, 2 PM पे चालू होगा लंगर, मतलब जो खाना खवाने का जो प्रोसेस होती है। आपने ऐसे वर्कर लाए, ऐसे आप हलवाई लाए कि वो बंदा ये जो बना रहे हैं खाना, भी बना रहे हैं 4 बजे से, 4 बजे लोग जाके बना रहे हैं, अभी उनका बन ही नहीं रहा, तो लोग आएंगे भूखे बेचारे आपसे यहाँ से जाएंगे, तो क्या आपके उसकी आपके गुरुद्वारे के बारे में क्या बोले, या गुरुद्वारा नहीं मानिए, फिर लोगों को कहीं ना कहीं ये रहेगा कि यार देखो हम गए थे और हमें खाना नहीं मिलवाया, और आपको भी मन में ये रहेगा गिल्ट कि यार हम खाना टाइम पे नहीं दे पाए। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि आपको मैनेजमेंट ऑफ वर्क तो करना ही है, साथ में मैनेजमेंट ऑफ पीपल्स भी करना पड़ता है, चाहे आप भले ही एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो। इसका मैं एग्जांपल दे चुका कि जब आप लंगर यानी कि जो आप फ्री फूड वगैरह खवाते हैं, ये जो भंडारे वगैरह होते हैं, उनका इंटेंशन भले ही प्रॉफिट कमाना हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मैनेजमेंट करना पड़ता है। अगला है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या मैनेजमेंट हम एक बार कर देंगे तो खत्म हो जाएगा? समझिए एक मिनट, जस्ट अ मिनट। देखिए ये हमारे पास एक ऑर्डर आया था 100 यूनिट का, तो हमने इस पर मैनेजमेंट करा।
अब क्या हम बस बैठ जाएं अपना घर चले जाएं सारे? नहीं। मान लीजिए अब अगला ऑर्डर आएगा 500 यूनिट का, तो उसके हिसाब से अगली प्लानिंग करनी पड़ेगी कि भाई 500 यूनिट का ऑर्डर आया है और ये कह रहे हैं हमसे कि क्या बोलते अपना 40 दिन में बना के दो। तो यार कैसे बना के दें? कितने 500 यूनिट बनाने के लिए कितना कच्चा सामान चाहिए, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितने एम्प्लॉय लगेंगे, कितनी सब चीज लगेगी, पहले उसका मतलब उसका प्लानिंग करेंगे। सबसे पहले तो प्लानिंग करेंगे ना कि भाई देखो हमें 500 यूनिट बनानी है, 40 दिन में बनानी है, तो कितना हमें मटेरियल चाहिए, कितनी लेबर चाहिए, उसकी सब प्लानिंग कर लेंगे, एक कागज पे लिख लेंगे। उसके बाद करेंगे ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज मतलब उन सब चीजों को लाएंगे, जितना का मटेरियल चाहिए मटेरियल लाएंगे, लेबर को ढूंढेंगे, अच्छी लेबर को ढूंढेंगे। मतलब मटेरियल लेबर के बारे में सारी चीजें कर ली, लेबर को कह दिया कि अच्छा अब लेबर लानी है हमें। अब लेबर लाने की बारी आएगी, उसे कहेंगे स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब अब हम लेबर को बुलाएंगे, पहले उसका क्या बोलते हैं रिक्रूटमेंट करेंगे। रिक्रूटमेंट मतलब ऑफर देंगे कि आओ आओ भाई आओ, आओ हमारे पास आओ, हमें जॉब के लिए चाहिए बंदे, बंदे आओ। तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट करेंगे, उसके बाद सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन माने एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम उन बंदों में से जो अच्छे बंदे होंगे, जो हमारी जॉब को कोप अप कर पाएंगे या जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएंगे, ऐसे बंदों को हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये हो गया तीसरा स्टाफिंग में। उसके बाद क्या स्टाफ को स्टाफिंग करके हो जाएगा पूरा? नहीं, अब उन बंदों को बताना पड़ेगा ना कि देखो भाई तुम्हें ये काम कर ऐसे करना है और तुम्हें ये रिसोर्स ऐसे इस्तेमाल करके ये सब चीजें अगले 500 फोन बनाने हैं विद इन 40 दिन। तो वो सब समझाना पड़ेगा, यानी कि उन्हें डायरेक्शन देनी पड़ेगी, यानी कि डायरेक्टिंग। और डायरेक्शन देने के बाद भी हम अपने हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते, हम चेक करते रहेंगे कि ये काम 40 दिन में हो पाएगा भी या नहीं। उसे कहते हैं कंट्रोलिंग, यानी कि हम उन बंदों पे कंट्रोल रखेंगे या उन रिसोर्स पे कंट्रोल रखेंगे जिससे ये काम विद इन टाइम हो पाए। अगर बंदों को बिना कंट्रोलिंग के छोड़ दे तो बंदे फिर हर 10-10 मिनट में पानी पीने जाएंगे और सूखने जाएंगे, कुछ चीजें करने जाएंगे, तो उस केस में दिक्कत रहेगी। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको कंट्रोल भी रखना पड़ेगा। तो जो भी मैनेजमेंट करता है, मैनेजमेंट की कुछ फंक्शन होते हैं, मैं बता चुका हूँ आप कहीं ना कहीं। सबसे पहले जब 500 यूनिट का ऑर्डर आया हमारे पास, तो 500 यूनिट का हमें प्लान करना पड़ेगा कि ये 40 दिन में बनेंगी, तो कैसे कितने रिसोर्स लगेंगे। उसके बाद उन प्लान्स में जो बने मशीन है या रॉ मटेरियल है उसे लाना पड़ेगा, तो उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। जब मशीन है रॉ मटेरियल आएगा उसे कहेंगे ऑर्गेनाइजिंग। हम कर रहे हैं ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मैं जो हमें रिसोर्स चाहिए। उसके बाद स्टाफिंग करनी पड़ेगी, जो क्योंकि सिर्फ मशीन या रॉ मटेरियल से काम चलेगा, बंदे भी लगेंगे, बंदे लाने के लिए हमें करनी पड़ेगी स्टाफिंग। उसके बाद हमें बंदों को बताना पड़ेगा कि देख भाई मटेरियल ऐसे उठाना है, यहाँ इस्तेमाल करना है, ये सब चीजें करनी है ताकि ये 40 दिन में काम हो पाए। तो उसे कहते हैं डायरेक्टिंग। और हम एक बार बता के नहीं रखेंगे, क्योंकि बंदा हो सकता है हमारी बात सुने लेकिन हमारी बात माने ना, इसलिए हमें उस पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, उसके ऊपर निगरानी रखनी पड़ेगी कि बंदे हमारी बात समझ रहे हैं या नहीं। तो कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी, और ये करनी पड़ेगी जब तक आपकी बिजनेस चलेगी। क्योंकि मान लीजिए आप ये 500 का ऑर्डर फुलफिल करेंगे, फिर 1000 यूनिट का ऑर्डर आ सकता है। तो ऑर्डर आते रहेंगे तो आपको सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी जब तक आपकी बिजनेस चल रही है। यही कह रहा है देखिए, ये कंटिन्यूस प्रोसेस मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शंस। सेपरेट फंक्शन क्यों? देखो प्लानिंग एक अलग चीज है, प्लानिंग मतलब सब चीज का एक कागज पे लिखना। ऑर्गेनाइजिंग मतलब कि जो मशीन है या रॉ मटेरियल उसको लाना। स्टाफिंग मतलब बंदों को उठा के लाना। डायरेक्टिंग मतलब बंदों को समझाना कैसे इस्तेमाल करना है मशीन का, रॉ मटेरियल का। और कंट्रोलिंग मतलब वो चीज देखना कि बंदे प्रॉपरली कर रहे हैं नहीं। तो सब चीजें अलग अलग तो हैं, लेकिन ये सब चीज एक साइकिल में है। समझिए ये सब चीज एक साइकिल में है, इस तरीके से। एक सेकंड, क्या साइकिल बनी है भाई? जस्ट अ मिनट। ये सब चीजें एक साइकिल में है, कंटिन्यूस प्रोसेस में है, क्योंकि हमारे पास अगला ऑर्डर आएगा तो फिर हमें दोबारा से ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। तो जैसे ही हमारे पास ऑर्डर आते रहेंगे हमें चीजें करनी पड़ती रहेंगी, इसलिए कहा गया है कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक सेकंड देख लीजिए, एग्जांपल है मैंने, मैनेजमेंट ऑफ रिलायंस कंपनी विल कंटिन्यूअसली प्लान टू एक्सपांड ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल एंड अदर रिसोर्सेज टू प्लान realistic. They staff well qualified persons for job recruitment, is continuously monitor performance and then replace it changes requirement। देखिए समझिए, जब भी रिलायंस कंपनी है कोई भी चीज है, जब वो अपने आप को बढ़ाएगी तो सबसे पहले प्लानिंग करेगी अपने आप को बढ़ाने की। उसके बाद कैपिटल लाएगी, क्योंकि बढ़ाने के लिए सिर्फ कैपिटल भी तो लानी पड़ेगी ना, ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी कैपिटल। आपकी एक दुकान थी, अब आप चाह रहे हैं अपनी और एक दुकान से 2 दुकान करें। समझिए, आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए, आपकी एक दुकान थी, अब चाह रहे हैं आपकी एक दुकान से काम चलेगा, भाई अब कुछ बड़ा करेगा, तो आप चाह रहे हैं कि एक दुकान से 2 दुकान करेंगे। सबसे पहले आप प्लान करा, आपके दिमाग में चीज प्रोसेस हुई, तो प्लानिंग हो गई कहीं ना कहीं। फिर आपके उस पर कागज पे लिखेंगे यार दुकान वगैरह लानी है, तो इतने शटर चाहिए, इतने का रेट चाहिए, पूरी पहले बनानी पड़ेगी, उसके अंदर फिर इतने का सामान भरेंगे। जो आप कागज पे लिख रहे हैं उसे कह रहे हैं ऑर्गेनाइज। जो आपके दिमाग पे लिख में था वो था प्लान। जैसे ही आपने अपने दिमाग की चीज को अपने कागज पे उतारा उसे कहेंगे ऑर्गेनाइज करना। फिर आप वो सामान मंगा लेंगे, तो जो मेटेरियल वगैरह मंगाएंगे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहेगा, लेकिन
क्या मटेरियल से काम चल जाएगा? एक बंदा तो बैठाना पड़ेगा, एक बंदा तो मेन बैठेगा जो दुकान के गल्ले को संभालेगा, और 2-3 बंदे अलग से बैठेंगे जो लोग जो कस्टमर को दिखाएंगे कि आप देखिए सर ये सामान है, ये प्रोडक्ट है, इसके फीचर वगैरह हैं। ऐसे एक चीजों के लिए आपको और कुछ बंदे लगेंगे, तो उसे कहेंगे स्टाफिंग। जिन बंदों को आप लाओगे जो आपके कस्टमर को सोलिसिट करेंगे, तो उसके लिए बंदे लगेंगे, और बंदे लगेंगे तो स्टाफिंग करनी पड़ेगी। फिर बंदों को लाओगे आप, उसके बाद बंदों को समझाओगे, देख भाई कस्टमर आएगा उससे अच्छे से बात करना, उसको चाय पानी पिलाना, कोल्ड ड्रिंक देना, उसके बाद समझाना, और पहले सामान की अच्छी अच्छी बात करना। फिर एक तो जो लिमिटेशन होगी एक तो लास्ट में बताना जिससे वो एडजस्ट कर ले। तो आप उसे डायरेक्शन दे रहे हो ना, फिर आप उस पर कंट्रोलिंग भी करोगे। कंट्रोलिंग क्या करोगे? आप उस पर ये देखोगे कि ये देखो भाई ये बंदा कस्टमर के साथ कहीं मिसबिहेव तो नहीं कर रहा है, ये बंदे कोई चीज चोरी करके तो नहीं ले जा रहा, उसके बाद ये बंदा प्रॉपरली काम कर रहा है, टाइम पे आ रहा है, टाइम पे जा रहा है कि नहीं जा रहा। ये ये सब चीजें आप देखोगे तो इसे कहेंगे कंट्रोलिंग। तो ये आपको कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। तो यही कह रहा है इसके अंदर भी। अगला है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, कि मैनेजमेंट जो है वो डायनेमिक फंक्शन। अब इसमें मैंने एक केस स्टडी लाया हूँ बहुत बढ़िया, आप समझना। डायनेमिक क्या है? मैनेजमेंट बदलता है। क्यों बदल रहा है मैनेजमेंट? कुछ ऐसे फोर्स इन्वायरमेंट, मान लीजिए जैसे कि मौसम बदलता है, समझो जब गर्मी है, आप मान लीजिए गर्मी है, इस टाइम गर्मी है, जैसे अब ठंड आएगी मौसम बदलेगा तो आप भी बदलेंगे। आप बदले मतलब आपको चेंजेस करने पड़ेंगे अपनी चीजों में, आपको जो वुलन क्लॉथ है वे लाने पड़ेंगे, और जो जाड़ों की चीजें होती हैं, जाड़ों में जो इस्तेमाल होने वाली चीजें आप उन्हें उनकी तरफ मूव करेंगे। जैसे इन्वायरमेंट बदला आप बदले नहीं बदले, इसी तरीके से जैसे इन्वायरमेंट बदलेगा बिजनेस भी बदलेगी। इन्वायरमेंट क्या से बदलता है तो वो आपके बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर में डिटेल में है, लेकिन मैं आपको चैप्टर बन के मैं जैसे बताता हूँ कि मान लीजिए जब भी कोई चेंज होता है बड़ा, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल, उस केस में मान लीजिए जो बाहर इन्वायरमेंट बदला, यानी कि जिस इन्वायरमेंट में ये बिजनेस है, यानी कि जिस माहौल में ये बिजनेस है, जिस बादल में ये बिजनेस है, अगर ये इन्वायरमेंट ये माहौल बदला तो इस बिजनेस को भी खुद को बदलना पड़ेगा। अभी केस स्टडी ऐसी बताऊंगा कि आप खुश हो जाएंगे, देखना। जस्ट अ मिनट, चलिए देखते हैं आगे। इट हैज अडॉप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट, कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट बदलेगा बिजनेस को भी खुद को बदलना पड़ेगा। जैसे जाड़े आते ही हम भी बदल जाते हैं, कपड़े चेंजेस कर मतलब अपने जो लाइफ स्टाइल है उसमें चेंज कर लेते हैं, हमारी स्लीपिंग साइकिल में भी थोड़ा चेंज आ जाता है, तो सब चीजें टाइम बदलता है ना। इसी तरीके से बिजनेस भी अपने आप को चेंज करेगी जैसे इन्वायरमेंट बदलेगा। एक रूल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज पॉसिबल। साइंस का रूल है कि जो फिटेस्ट होगा, फिटेस्ट माने जो अपने आप को बदलता रहेगा बदलते समय के साथ, सिर्फ वही जीवित रहेगा। डायनासोर थे, डायनासोर किसी टाइम पे एक बहुत बड़ी वो थे, लेकिन वे अपने आप को बदलते समय के साथ नहीं मैनेज कर पाए, तो आज डायनासोर नहीं रहे। अगर मान लीजिए जैसे ह्यूमन वो हो रही है वार्मिंग, यानी कि जैसे आप देख रहे हो कि हर साल गर्मी बढ़ रही है चीजें, अगर हम अपने आप को इस वार्मिंग के साथ अडॉप्ट नहीं कर पाए, यानी कि हम इसे नहीं बदल पाए, इसके हिसाब से हम अपने आप को नहीं बदल पाए, तो हम भी नहीं रह पाएंगे। जैसे कुछ बर्ड्स वगैरह थी, चिड़िया वगैरह थी, तो भी चिड़िया 5G फोन की जो रेडिएशन थी या 4G फोन की जो रेडिएशन थी उसके हिसाब से खुद को नहीं बदल पाई, और आज के टाइम पे भी बहुत कम है, या कहें तो ना की बराबर है। तो यही कह रहा है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि अगर आपको नहीं बदलोगे तो आप नहीं रहोगे। सेम रूल बिजनेस पे अप्लाई होता है, कि अगर बिजनेस अपने आप को इन्वायरमेंट के साथ चेंज नहीं करेगी तो बिजनेस भी नहीं बच पाएगी। उसका एग्जांपल दूंगा मैं आपको जस्ट नीचे, ये और देख लीजिए। इन ऑर्डर टू सक्सेस एन ऑर्गेनाइजेशन इट मस्ट बी चेंज इटसेल्फ इन दी गोल्स अकॉर्डिंग टू दी नीड्स ऑफ द इन्वायरमेंट, की जैसे इन्वायरमेंट की नीड है उस हिसाब से आपको ही बदलना पड़ेगा। एक चीज मैं बता देता हूँ, इन्वायरमेंट में कस्टमर भी आ जाते हैं, क्योंकि मेरी अगली केस स्टडी जो है उसमें कहीं ना कहीं कस्टमर की बात होगी। एक चीज मैं बता रहा हूँ कि जैसे इन्वायरमेंट के अंदर कस्टमर भी आते हैं। आप ऑल दो आपके अगले उसमें आने वाले चैप्टर में है ये बात, लेकिन आप भी समझिए कि इन्वायरमेंट के अंदर कस्टमर आते हैं, यानी कि जो कस्टमर चाहेंगे हमें वो चीज करनी पड़ेगी। अब देखिए एग्जाम्पल, इसे फोन को जानते हैं ना, इसको सबने देखा, ये नोकिया का पहला फोन, नोकिया का फोन 2000 यानी 2000 या कहें तो 90s के टाइम पे इस फोन का इतना क्रेज था कि इस फोन की बहुत डिमांड थी, या कहें तो नोकिया ही पूरी दुनिया का नंबर 1 फोन ब्रांड था 2002 यानी कि 90s और 2000 के इनिशियल डेज में, 2005-6 तक नोकिया नंबर 1 ब्रांड थी पूरे के पूरे वर्ल्ड की। लेकिन सैमसंग समझ रहा था कि आने वाली जो कस्टमर है, अब कस्टमर ये बटन दबाने में इंटरेस्ट नहीं रहे, कस्टमर चाह रहे हैं कि वे स्क्रीन टच करें और उनका काम चलता रहे। कस्टमर अब टच स्क्रीन चाह रहे हैं, ये नोकिया भी समझ रहा था, कहीं ना कहीं नोकिया भी समझ रहा था, सैमसंग भी। लेकिन नोकिया ये नहीं सोचा कि भाई तो पूरा राजा है, नोकिया ने ये सोचा कि वो तो राजा है मार्केट का, क्योंकि उस टाइम पर राजा ही था। उस टाइम पर नोकिया के अलावा कोई जल्दी से फोन नहीं मिलता था, सिर्फ नोकिया ही नोकिया थे, तो इसलिए नोकिया ने सोचा कि भाई भाई तो राजा है, भाई को बदलेगा दुनिया बदलेगी भाई के लिए, ऐसा नोकिया ने सोचा। दुनिया ने नोकिया को ही बदल दिया। तो
लेकिन सैमसंग ये बात समझ गया था, सैमसंग समझ रहा था कि अगर हमें सरवाइव करना है तो हमें टच स्क्रीन पर आना पड़ेगा। तो सैमसंग ने, देखिए एक सेकंड, सैमसंग ने 2008 में, सैमसंग 2008 में ये बात समझ चुका था और उसने अपना पहला टच स्क्रीन फोन लॉन्च कर दिया था। सैमसंग 2008 में ये बात समझ चुका था और सैमसंग ने अपना पहला टच स्क्रीन फोन, ये वाला मॉडल है, आप देख लेना गूगल पे ही देखिए, तो इसने सबसे पहला अपना 2008 में टच स्क्रीन फोन लिया आया था। जबकि नोकिया इसी जीत पड़ा था कि मैं टच स्क्रीन फोन नहीं लाऊंगा, मैं तो राजा हूं और राजा कभी नहीं बदलता। नोकिया इज द वन ऑफ द टॉप ब्रांड इन 90s के टाइम पे नोकिया टॉप ब्रांड था, सबको पता है, बट दे इग्नोर द चेंज इन द इन्वायरमेंट एंड डज नॉट क्रिएट एंड्रॉइड वर्जन ऑफ द फोन। लेकिन नोकिया ने अपने आप को इन्वायरमेंट के साथ नहीं बदला और नोकिया एंड्रॉइड पे नहीं आया। ऑन दी अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ सैमसंग विल अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द एंड्रॉइड वर्जन, लेकिन सैमसंग समझ गया था कि एंड्रॉइड फोन की आने वाले टाइम पे अब जरूरत पड़ेगी, एंड दे स्टार्ट मेकिंग इट, और उसने उस एंड्रॉइड फोन को बनाना चालू कर दिया। और इसलिए सैमसंग ने ले ली फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन एंड्रॉइड फोन। फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होती है, सिंपल समझिए, मान लीजिए कोई चीज अभी पूरी दुनिया में किसी पर नहीं है और अगर मैं उसको बनाऊंगा तो मुझे मिलेगी फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब मैं उसे ज्यादा बेच पाऊंगा क्योंकि अभी वो और कोई बंदा नहीं दे रहा, तो कहीं ना कहीं मेरी मोनोपोली होगी, तो मैं ज्यादा क्वांटिटी में बेच पाऊंगा और कहीं ना कहीं रेट भी ज्यादा चार्ज कर पाऊंगा। तो मैं क्वांटिटी या रेट ज्यादा चार्ज कर पाऊंगा क्योंकि मेरी उसमें कहीं ना कहीं मोनोपोली हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ और मैं ही बंदा हूँ पूरी दुनिया में। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाती है, तो इससे ग्रोथ की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सैमसंग को एंड्रॉइड फोन की वजह से फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिली और आज देख लीजिए आप, सैमसंग का नोकिया का कोई कंपैरिजन ही नहीं रहा। आज सैमसंग नोकिया की जगह पहुंच गया और नोकिया तो सैमसंग की जगह भी नहीं कहा जा सकता। अब देखिए मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, ये है नोकिया की सेल, मिलियंस यूनिट में, यानी कि नोकिया के फोन बिकते थे। देखिए 2008 में ये आया था, 2008 में ये नोकिया की फोन थी, थोड़ा सा बढ़ा 2010 तक, लेकिन फिर उसके बाद में था उसके बाद ये, एक सेकंड, उसके बाद ये देखिए हर साल ये रेट डिक्रीसिंग था। क्यों था? क्योंकि अब लोग समझ चुके थे कि अब टच फोन आ गया है तो हम अपने कीपैड फोन पे क्यों रहे, हम जाएंगे टच फोन पे। तो 2010 के बाद आप देखिए कि कहीं ना कहीं ये ग्रोथ जा रहा है, ये डिक्लाइन हो रहा है इसकी यूनिट की सेल में। अरे यार आप समझ जाइए, मैं साफ समझ रहे, मैं सीधी लाइन लेना चाह रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। तो ये आप देखिए कि इसकी जो सेल है उसमें कहीं ना कहीं डिक्लाइन पे जा रही है, सेल में सेल घट रही है ईयर बाय ईयर बेसिस पे। और 2010 से 6 साल के बीच में, यानी 10 से 16 आते आते, जहां पहले 2010 में भाई ने 1200 वो क्या बोलते हैं 120 मिलियन फोन बेचे थे नोकिया के, 2016 में आते के सिर्फ 20 मिलियन फोन ही बेच पाया था। यानी कि 2000 जो बंदा 2000 या जो कंपनी 2010 में 120 मिलियन फोन बेच रही थी, वो कंपनी 2016 यानी 6 साल में ही 120 से 20 पे आ गई थी। किसकी वजह से? आपको बताता हूँ किसकी वजह से, इसकी वजह से, सैमसंग की वजह से। क्योंकि सैमसंग ने अपना टच फोन लॉन्च कर दिया था और कस्टमर को टच फोन पसंद आ रहा था, या कहें तो कस्टमर समझ रहे थे कि टच फोन ही हमारा भविष्य है, अब हम कीपैड फोन पे नहीं रहना चाहते। इसलिए आप देखिए 2010 में सैमसंग की यूनिट थी, सैमसंग की यूनिट में सेल 2010 में 22.9 मिलियन थी 2010 में, ठीक। ये देखिए, चल जा भाई, 2010 में 22.9 मिलियन थी और 2016 में देखिए कितनी है, 309.6 मिलियन। बंदा 22 से 300 पे पहुंच गया और दूसरा बंदा 300 से 22 पे आ गया। देख रहे हैं कहां कहां गए इसके कस्टमर, नोकिया के कस्टमर किस जगह गए आप देख लीजिए। नोकिया के सारे कस्टमर को खींच के ले गया सैमसंग अपने पास। क्या सैमसंग ने कुछ गलती करी? नहीं गलती करी, सैमसंग ने अपना माइंड यूज करा, सैमसंग के मैनेजमेंट अच्छा था, मैनेजमेंट ने इस चीज को स्कैन कर लिया, मैनेजमेंट ने उस सैमसंग को टाइम के साथ बदलवा दिया, जिस वजह से आज सैमसंग यहाँ देखिए, इसके कितने थे, इसके 120 थे और इसके फिर 120 से हो गए थे 20, 120 से 20 हो गए 6 साल में। इसके देखिए इसके 20 थे और इसके एक 20 से हो गए 300, यानी कि कितने, चलिए मानिए कि नया फोन था तो 150% तो नए फोन की वजह से बढ़े होंगे, यानी कि 150 मिलियन तो नए की वजह से, क्योंकि जब कोई नई चीज आती है वो ज्यादा बिकती है। और 150 ये नोकिया के जो खरीदने वाले थे, नोकिया के खरीदार से अपने पे शिफ्ट करा लिया था सैमसंग ने। नोकिया के जो परचेजर थे, यानी कि जो नोकिया के कस्टमर थे, वो सैमसंग पे शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि उन्हें टच फोन में कोई भी हो यार, आप एक काम बटन दबा के कर रहे हैं और एक काम अपनी उंगली से टच करके कर रहे हैं, आपको किस में कंफर्ट आएगा आप बताइए? आपको टच वाले फोन में कंफर्ट आएगा ना कि उसमें बटन दबाने वाले में जिसमें हर चीज आपको टाइप करनी पड़ेगी। तो इसलिए देखो ये कस्टमर नोकिया के
सैमसंग के पास चले गए। और अगर नोकिया इस चीज को 2009 में या 2008 में समझ जाता, देखिए 2008 में लाया था ना बंदा, अगर नोकिया 2007 में या 6 में लिया था तो आज जहां सैमसंग है वहां आज नोकिया होता। आज सैमसंग उतना नहीं ग्रो कर पाता। लेकिन सैमसंग ये बात समझ रहा था कि अब हमें टच फोन पे जाना है, जबकि नोकिया सो रहा था उस टाइम। नोकिया ये सोच रहा था कि मैं तो राजा हूँ, और राजा कभी मेहनत नहीं करते, सॉरी, राजा क्यों खुद को बदलेगा, प्रजा बदलेगी उसके लिए, ऐसा सोच रहा था नोकिया। सैमसंग को पता था कि ये राजा एक दिन रंक बनेगा, यानी कि ये इसकी सेल घटेगी, इसके कस्टमर हमारे पास आएंगे, बस हमें कस्टमर को कुछ नया यूनिक चीज देनी पड़ेगी। तो उसने क्या दिया था, उसने दिया टच वाला यूनिक फोन, जो कि था हमारा, जस्ट अ मिनट, जो कि था हमारा ये वाला फोन। इसने कुछ चेंज करा, इसने बस यहाँ पे एक टच स्क्रीन डाला, लेकिन उस टाइम पे ये टच स्क्रीन का आइडिया बहुत बड़ा था। आज हमें लग रहा है कि कुछ नहीं करा, लेकिन उस टाइम पे सैमसंग का मैनेजमेंट ने खूब अपना रिसर्च करी होगी और खूब मेहनत करी होगी। वही आज परिणाम है कि जो नोकिया था वो सैमसंग की जगह पहुंच गया। आज सैमसंग, आज नोकिया जैसे उस टाइम पर नोकिया था बर्ड क्लास, आज सैमसंग बर्ड क्लास है। मैं आपको इसकी सेल भी दिखा चुका कि इसकी सेल घटने का कारण रहा, नोकिया की सेल घटने का कारण रहा सैमसंग, क्योंकि नोकिया कस्टमर पहुंच गए सैमसंग पे। कंपैरिजन आप रेशियो एक टेबल में इन्हें समझते होंगे ना आप, ग्राफ आप समझिए, ये ब्लू वाला ग्राफ है नोकिया का। देखिए 2007 से और 2018 के बीच, देखिए 2007 से ये कितना गिरा, ये गिरता गिरता गिरता, एक सेकेंड, 2007 से 2000, ये मान लीजिए 12 तक, 2007 से 2012 यानी कि 8 और 10 2 12, यानी कि 4 साल में ही 2008 में सैमसंग लाया था और 2012 में देखिए नोकिया की सेल हो गई थी खत्म, ऑलमोस्ट खत्म। एक सेकेंड यार, 2008 में लाया था सैमसंग और 2012 में नोकिया की सेल हो गई थी ऑलमोस्ट खत्म। ये देखिए ये यहाँ, ये कितनी परसेंट की गिरावट गई 4 साल में, सिर्फ सैमसंग ने 4 साल में ही नोकिया को तोड़ दिया। गलत करा नहीं, बिल्कुल सही करा, क्योंकि राजा बन रहा था ना, अपने आप को चेंज नहीं कर रहा था इसलिए। देखिए 4 साल में नोकिया की कितनी सेल गिर गई, कितने परसेंट सेल गिरी। और फिर देखिए 2014 के बाद तो नोकिया के फोन मार्केट से पूरी की पूरी तरह गायब ही हो चुके। और आप अब सैमसंग को देखिए, 2008-9 से पहले सैमसंग कहाँ था, और जैसे ही उसने टच फोन लाया उसकी देखिए उसकी सेल कितनी बढ़ी, सेल बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और इस टाइम उनकी सेल कितनी है। और आप बीच में एक हरा देख रहे हैं, ये है एप्पल, एप्पल का आईफोन। एप्पल एप्पल को पता था कि ये एप्पल ने बीच की स्ट्रेटेजी अपनाई, एप्पल ने कहा देखो हम टच ला रहे हैं, लेकिन हम टच लाएंगे तो सैमसंग पहले से टच में है, तो सैमसंग हमें सरवाइव नहीं करने देगा, या हमारा तो सरवाइव नहीं होगा। एप्पल के मैनेजमेंट ने भी एक अच्छा दिमाग लगाया। एप्पल के मैनेजमेंट ने कहा हम करेंगे, जो रिच कस्टमर है उन्हें करेंगे सोलिसिट। हम अपने कस्टमर ही छोटे नहीं रखे हैं, हम अपने कस्टमर ही बड़े रखे कि हम 1-1 लाख का फोन बेचेंगे। अपने फोन की इतनी ब्रांडिंग गुडविल बनाएंगे कि हमारा फोन एक एक 1.5 2 लाख का जाए। तो सैमसंग की सेल, इसकी आईफोन की सेल देखिए कहीं ना कहीं एक कांस्टेंट में चलती है, लेकिन सैमसंग की सेल आईफोन की सेल से ज्यादा है। ये देखिए सैमसंग की सेल आईफोन की सेल से ज्यादा है। मार्केट में आज भी सैमसंग के फोन ज्यादा बिकते हैं एज कम्पेयर टू आईफोन। क्यों? क्योंकि सैमसंग जिस रेट पे देता है उस रेट पे ज्यादा पीपल है एज कम्पेयर टू आईफोन। लेकिन क्या प्रॉफिट कम बढ़ती हो सकता है? नहीं, क्योंकि सैमसंग का फोन, अच्छा फोन आपको मिल जाता है, जो मीडियम क्लास फोन है, मतलब ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बेकार, वो मिल जाएगा आपको, यही मान लीजिए आप 20-30-40 हजार रुपए तक मिल जाएगा, 40-50 तक। लेकिन जो आईफोन का शुरुआती फोन जब ठीक ठाक है वो 1-1.5 लाख रुपए का मिलता है। ये दोनों में फर्क है। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हम, यूनिट की सेल की बात कर रहे हैं। लेकिन नोकिया तो खत्म हो गया ना। जहां यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना सैमसंग था ना आईफोन था, यहाँ पे सिर्फ नोकिया था। ना यहाँ पे सैमसंग था, ना यहाँ पे आईफोन था, यहाँ पे नोकिया राजा बना बैठा था। लेकिन नोकिया राजा ये नहीं समझ पाया कि उसे राजा जनता ने बनाया है, और अगर वो जनता के लिए अच्छा काम नहीं, जनता के लिए बदलाव नहीं करेगा तो जनता उसे गिराएगी, यानी कस्टमर उसके पास से हटेंगे। सैमसंग इस बात को समझ रहा था और सैमसंग ने पूरा खेल पलट दिया। तो कैसी लगी आपको मेरी केस स्टडी? आप प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करना, और मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। अगला है मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल क्यों है? टेंजिबल वो चीज है जिसे हम, जो हमें दिखती हो और जिसे हम छू सकते हैं। क्या मैनेजमेंट हमें दिखता है या छू सकते हैं हम? नहीं, मैनेजमेंट हमें फील होता है। इट कान नॉट बी हियर सीन और हियर, ना वो हमें दिखता है ना सुनते हैं सुन पाते हैं, हम उसे ना हम वो कर पाते हैं छू पाते हैं, लेकिन हम बस फील कर पाते हैं, हम उसे महसूस कर पाते हैं उसकी, कि हाँ इस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अच्छा है। कैसे मैंने महसूस कर पाते हैं? चीजें वेल ऑर्गेनाइज्ड है, जो चीज जहाँ होनी चाहिए वहीं पर है, और सब चीज प्रॉपरली प्रॉपर टाइम पे हम कर पा रहे हैं, इसलिए उस टाइम पे हम कहेंगे कि मैनेजमेंट बढ़िया है। मैनेजमेंट इज ऑल परपेसिव।
द एक्टिविटी इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट इंटरप्राइजेज आर कॉमनली टू ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक सोशल और पॉलिटिकल। तो मैनेजमेंट ऑल पर्पज होता है, इस पे इकोनॉमिकल फैक्टर भी लगते हैं, सोशल फैक्टर भी लगते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर भी लगते हैं। ये है कहीं ना कहीं आपके बिजनेस एनवायरनमेंट की ओर ले जा रहा है। फिर से इकोनॉमिकल फैक्टर कौन से, जो आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड है, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट वगैरह जो चीजें होती हैं आपकी इकोनॉमी वाली, ग्रोथ, जीडीपी वगैरह। सोशल फैक्टर के जो सामाजिक फैक्टर होते हैं, और पॉलिटिकल फैक्टर जब जैसे राजनीतिक फैक्टर। एक कंपनी है फोन वाली, इस फोन वाली कंपनी को एक पॉलिटिकल पार्टी थी, एक्स वाई पॉलिटिकल पार्टी। इस फोन ने वाली कंपनी ने एक्स वाई पॉलिटिकल पार्टी को भरपूर डोनेशन दिया था, इतना डोनेशन दिया, ठीक ठाक डोनेशन दिया। तो ये कंपनी सोच रही थी कि ये जो कंपनी थी, ये कंपनी थी मान लीजिए फोन बनाने में, तो इसे ये उम्मीद थी, ये फोन बनाने में कंपनी थी, तो इसे ये उम्मीद थी कि हमने इस पॉलिटिकल पार्टी को इतना डोनेशन दे दिया कि ये पॉलिटिकल पार्टी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेगी, या नहीं कोई ऐसा रूल नहीं लाएगी जिससे हमारी फोन इंडस्ट्री पे कोई इंपैक्ट पड़े, या फिर हमारी बिजनेस पे कोई इंपैक्ट पड़े। आप समझिए इलेक्शन हो गया, पार्टी गई चेंज, पार्टी हो गई चेंज, अब पार्टी आ गई बाईजेड, अब नई पार्टी जीत गई बाईजेड। तो क्या अब बाईजेड के जीतने से इस पे इंपैक्ट पड़ेगा? पड़ सकता है। हो सकता है बाईजेड पार्टी कोई ऐसा रूल लिया है जिससे इसकी बिजनेस पे हैम्पर हो, इसकी बिजनेस पे इंपैक्ट आए। तो जब पॉलिटिकल चेंज होता है तो बिजनेस पे इंपैक्ट आ सकता है, और आता भी है, जनरली केस पे आता है, क्योंकि पार्टी एक दूसरे से चिढ़ती है, और पार्टी को पता है कि इस कंपनी ने इस वाली पार्टी को ज्यादा लोन दिया। लोन नहीं कहते, इसे कहते हैं खर्चा। आप अगर किसी प्रोफेशनल एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे टैक्सेशन के अंदर कि जब भी कोई कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई फंड देती है तो उसे पूरे के पूरे पैसे की छूट मिल जाती है, यानी कि डिडक्शन मिल जाती है पूरे के पूरे फंड की। तो अगर पैसे की पूरे के पूरे की टैक्स में से छूट मिल जाती है तो पार्टी के ना तो कंपनी को कोई ज्यादा खर्चा पड़ता, और ये पैसा पहुंच जाता है सरकार के पास। इसीलिए ये सब चीजें हो जाती हैं। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल इन नेचर, की मैनेजमेंट यूनिवर्सल, यूनिवर्सल क्या, पूरे के पूरे यूनिवर्स में मैनेजमेंट चलता है। अब तो मैं बता चुका, सब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में चलता है, हर एक देश, ऐसे थोड़ा ना कि भारत में ही चलता है। क्या पाकिस्तान, छोड़ो किस देश का नाम ले रहा हूँ मैं, क्या चीन, या फिर कहें तो क्या क्या बोलते हैं रसिया, या फिर कहें तो यूके वगैरह में मैनेजमेंट नहीं होता? उन्हें वहाँ कंपनी नहीं है, सब कंपनी है, सब जगह मैनेजमेंट भी होता है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैं पहले ही बता चुका कि मैनेजमेंट एक बंदा कर ही नहीं सकता, ये सारे के सारे बंदों को मिलकर करना पड़ेगा। अगला है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, लेवल सबके निकलेंगे, नहीं ये बे वाले लेवल नहीं है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की मैनेजमेंट को 3 लेवल में बांटा गया है, या कहें तो मैनेजमेंट को 3 टाइप में, 3 उसमें बांटा गया है कैटेगरी में। एक है टॉप लेवल, लेवल के नीचे आते हैं, कि लोअर लेवल के नीचे आते हैं हमारे वर्कर्स। जो टॉप लेवल होते हैं उसमें कौन होते हैं? सीईओ, सीएफओ, सीएमए, क्या सीईओ सीएफओ वगैरह, ये सब होते हैं टॉप लेवल वाले। ठीक, जैसे अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, रिलायंस कंपनी में मुकेश अंबानी जी हैं, ये सब जो होते हैं, या फिर कहें तो टाटा कंपनी में अपने रतन टाटा सर होते हैं, ये सब जो होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है कि पूरी की पूरी बिजनेस के लिए डिसीजन बनाए, सारे के सारे आउटसाइड इन्वायरमेंट को देख के बिल्कुल डिसीजन बनाए, अच्छे तरीके से डिसीजन बनाए, और ऐसा करें कि इसकी बिजनेस का ग्रोथ हो। तो कहीं ना कहीं जो बिजनेस के बड़े ऑपरेशन के, या कहीं तो बिजनेस के बड़े डिसीजन जो होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही लेता है। इसमें कौन करते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो पूरी बिजनेस की देख रेख करता है। चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, समझ आए आप, मार्केट की देख रेख करेगा। चीफ सेल ऑफिसर, सेल्स वगैरह देखेगा पूरी बिजनेस की। चीफ टेक्निकल ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, जो चीफ चीफ होते हैं ना, मतलब जो मुख्य मुख्य होते हैं, वो होते हैं टॉप लेवल वाले। अगला है मिडल लेवल। मिडल लेवल का काम सिर्फ इतना होता है कि जो टॉप लेवल वालों ने स्ट्रेटेजी बनाई है उन्हें इंप्लीमेंट करवाना लोअर लेवल वालों से। तो वो कर पाता है, लिंकेज का काम करता है, टॉप और मिडल के बीच की लिंकेज का काम करता है वो, सॉरी बेटा बोला हूँ, टॉप और लोअर लेवल के लिंकेज के बीच की लिंकेज का काम करता है हमारा मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें कौन कौन आता है? मार्केटिंग मैनेजर, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं ना, मार्केट, परचेज, सेल, एचआर, ये सब इन्हीं के जो मैनेजर होते हैं वो मिडिल लेवल के कहलाते हैं। इसके बाद होता है लोअर लेवल। लोअर क्या? सुपरवाइजर, फोरमैन, जूनियर मैनेजर जो होते हैं, या इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर कौन सा? ये वाला इंस्पेक्टर नहीं है। इंस्पेक्टर मतलब जैसी कोई गुड बनती है उसकी क्वालिटी चेक होती है कि ये क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से है या नहीं, उस जो क्वालिटी चेक करता है उसे कहते हैं इंस्पेक्टर, क्वालिटी चेक करने वाला, क्वालिटी इंस्पेक्टर। तो ये सब होते हैं लोअर लेवल वाले। ये क्या मजदूर है? नहीं, ये मजदूर नहीं है, भले ये वे वाले वर्कर नहीं है जो सामान को बना रहे हैं, लेकिन ये जो सामान को बनाने वाले हैं उससे जस्ट अपर है। ये ध्यान रखते हैं कि ये जो वर्कर सामान बना रहे हैं वो प्रोडक्ट सही से बने।
तो सुपरवाइजर सुपरवाइज करता है, सेल्स सुपरमैन, ये सब सबके अलग अलग काम होते हैं। इंस्पेक्टर का काम मैं बता चुका, ये देखता है गुड की क्वालिटी कैसी है। अगला सबसे पहला पढ़ता है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। क्या कहता है, दे कंसिस्ट ऑफ सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव, जो सीनियर मोस्ट मैनेजर यानी जो ऊपर ऊपर के जो 8-10 बंदे जो मेन होते हैं ना, सबसे ऊपर वाले, उनकी बात कर रहे हैं। कौन कौन से सीईओ, सीएफओ, एमडी वगैरह, कौन कौन एमडी वगैरह है। तो रिलायंस कंपनी के जो जैसे मुकेश अंबानी है और भी होंगे, टाटा कंपनी के रतन टाटा सर वगैरह, जो मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट भी है, शेयर होल्डर भी है, लेकिन ये मैनेजमेंट भी है। तो जो मैनेजमेंट वाले बड़े बड़े बंदे होते हैं ना, उन्हें भी इंक्लूड होता है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। दी ऑफ द इम्पैक्ट होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो इनके डिसीजन होते हैं टॉप वाले, ये किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को इम्पैक्ट नहीं करते, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए सेल डिपार्टमेंट का मैनेजर होता, तो वो कोई जो डिसीजन लेगा वो सेल डिपार्टमेंट को इम्पैक्ट करेगा एक पर्टिकुलर, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट है वो सारे के सारे डिपार्टमेंट को इम्पैक्ट करता है। सेल हो, परचेज हो, एचआर हो, कोई सा भी हो, सबके लिए इम्पैक्ट करेगा। इस टेक द मेजर डिसीजन, ये कुछ बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे दूंगा आपको, ये शायद सब सुने हुए ना हो, इसलिए मैं थोड़ा बता भी दूंगा। मर्जर माने सबसे पहला होता है मर्जर। ये था ए, ये था बी, दो अलग अलग कंपनी थी ए और बी। अब कह रहा है कि नहीं नहीं, बहुत हो गई ये दूरियां, अब हम एक साथ आएंगे। तो एक साथ आगे बना लेती हैं ए बी, ए प्लस बी, यानी कि ये बन जाता है ए बी। तो जब दो कंपनी एक साथ आके मिलती हैं उसे कहते हैं मर्जर। जैसे इसका एग्जांपल दूं, एक थी वोडाफोन, एक थी आइडिया। अब ये दोनों एक साथ आ गए, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बहुत हो गया, जियो तो हमको जीने नहीं दे रहा, अब हम एक साथ आके लड़ेंगे जियो से। दोनों एक साथ आके आए ना, जब दो कंपनी एक साथ आती हैं किसी पर्पस के लिए, एक साथ आ जाती है, तो एक नई कंपनी बना लेती है। जब दोनों कंपनी एक नई कंपनी बनाएंगी उसे कहेंगे मर्जर। तो ये क्या छोटे लेवल, क्या मजदूर से पूछ लें कंपनी की कि भाई हम नई कंपनी बना रहे हैं, मजदूर कहेगा कि मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मेरा काम जो पहले था मेरा तो वही काम रहेगा, ये आप देखो आपको बनाना है कि नहीं। तो ये जो मर्जर वाले डिसीजन होते हैं टॉप लेता है। एक्सपांशन, पहले पहले मान लीजिए मैं भारत में काम कर रहा था, अब भाई चाह रहा है कि भाई जाएगा फॉरेन, अब हम जा रहे हैं दुबई, अब हम दुबई में अपने ऑपरेशन करना चाह रहे हैं। तो क्या ये मैं अपने उनसे पूछूंगा जो वर्कर है कि भाई हम दुबई में कर लेंगे? वर्कर कहेगा सर आप कहीं भी करो, हमको क्या, हमको तो भारत में रहकर प्रोडक्शन करना है, हम तो यहीं करेंगे, यहीं बनाएंगे, यहीं आपको बना के देंगे, आप हमें हमारी बेच देना, हमें उससे क्या मतलब। तो ये जो एक्सपांशन वाले वो जो होते हैं, ये भी टॉप लेवल वाला लेता है। अगला डिसोल्यूशन, जब कोई कंपनी बंद होगी तो वो भी टॉप वाले कराएंगे। नई प्रोडक्ट लाइन में एंटर, मान लीजिए जियो, जियो तो ऑलरेडी कई सारी चीजों में यार, जियो को नहीं लेते। मान लीजिए टाटा, नहीं यार टाटा भी बहुत है। मान लीजिए कोई ऐसी एक ऐसी कंपनी थी या एक ऐसी पार्टनरशिप फर्म थी, कंपनी छोड़िए आप पार्टनरशिप का एग्जांपल लीजिए, कोई कंपनी तो सब बड़ी बड़ी हो रही है, यहाँ एक ऐसी पार्टनरशिप थी या कंपनी का जिंदल स्टील। एक जिंदल स्टील करके कंपनी है जो स्टील वगैरह की चीजें बनाती है। अब जिंदल जिंदल स्टील कह रही कि नहीं नहीं, अब हम लकड़ी के फर्नीचर भी बनाएंगे। तो बिजनेस का प्रोडक्ट लाइन बदल दिया, यानी कि प्रोडक्ट चेंज कर दिया ना, पूरी प्रोडक्ट की लाइन ही बदल दी। पहले तो आप बनाते स्टील के, अब आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं बहुत हो गया, हम लकड़ी के सामान मतलब कि जो फर्नीचर वगैरह वही बनाएंगे। तो ऐसा जो बड़ा डिसीजन लेता है कि ये मजदूर लेते हैं, क्या ये बीच वाले लेवल के लेते हैं? नहीं ना, ये मजदूर लेंगे ना बीच वाले लेंगे, ये लेंगे टॉप लेवल वाले। मिडल लेवल, जैसे सेल मैनेजर, परचेज, जो डिपार्टमेंट के मैनेजर होते हैं। इट एक्ट एज अ लिंकेज बिटवीन टॉप एंड मिडल, ये टॉप और मिडल के बीच में लिंकेज का काम करते हैं, मैं आपको बता चुका। ये लोअर लेवल, जो हमारे वर्कर से जस्ट ऊपर रहते हैं, ये वर्क को रियलिस्टिक करवाने का काम करवाते हैं। यानी कि ये मजदूर से, जो मतलब मजदूर में ऐसे वे नहीं बोला, मजदूर माने वे अपनी मेहनत करते हैं, तो जो मेहनत करके कंपनी के लिए काम करते हैं, ऐसे मेहनती जो मजदूर होते हैं, उनसे काम को करवाने का काम करते हैं हमारे लोअर लेवल वाले। या टीम का लीडर, जैसे मान लीजिए जो उनकी वर्कर की टीम है, उनका लीडर, असिस्टेंट मैनेजर जो उन्हें बताएगा, फोरमैन, या फिर शिफ्ट मैनेजर, यानी कि जिसके डायरेक्शन, जैसे जो कहेगा उन जो वर्कर है, वर्कर से कहेगा कि देखो आप ये सामान ये करो, ये बनाओ, ये बनाओ, जो प्रॉपरली बताता है उन वर्कर्स को, जो वर्कर को सुपरवाइज करने का काम करता है, वो ही कहीं ना कहीं लोअर लेवल मैनेजमेंट में आ जाता है। अगला है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज ओल्ड एज सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन कैसा, सभ्यता। जैसे एक ये तो सिंधु सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ये आप सिविक्स में पढ़ते हैं। तो जैसे सभ्यता होती है अलग अलग, से मैनेजमेंट भी कहीं काफी पुराना है। ऑर्गेनाइजेशन में बी कंसिडर्ड द डिस्टिंग्विश फीचर टू सेपरेट सिविलाइजेशन सोसाइटी फ्रॉम अनसिविलाइज्ड वन, कि अब एक मैनेजमेंट भी एक सभ्यता बन रही है। जब आप अपने नहीं, आप अगर 70s 60s में जाओगे, वहां मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं था। 18s में भी इतना मैनेजमेंट को नहीं माना जाता था। मैनेजमेंट जो एक्चुअली में बना है वो कहीं ना कहीं 18 से चालू हो रहा है। और आजकल तो आपको मैनेजमेंट में सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये मैनेजमेंट पहले सब्जेक्ट नहीं था, ये मैनेजमेंट
पहले से पहले तो लोगों ने, कुछ बंदों ने ऑब्जर्व करा कुछ चीजों को, उन्होंने जो ऑब्जर्व करा वो उन्होंने किताब में लिख दिया, वो किताब एक सब्जेक्ट बन गया मैनेजमेंट, और वो मैनेजमेंट आज के टाइम पे आपको पढ़ना पड़ रहा है। तो ये अनसिविलाइज था पहले, अब ये सिविलाइजेशन की, अब बीए मैनेजमेंट भी एक नेसेसरी की ओर जा रहा है। मैनेजमेंट की देख लेते हैं, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, ये एक कला है। कला क्या होती है? आप सिंगिंग करते हो वो एक आपकी कला है, आप डांसिंग करते हो वो एक कला है, आप क्या पेंटर हो वो आपकी एक कला है। इस तरीके से मैनेजमेंट की भी एक कला है। कला क्यों है? क्योंकि अगर आप सिंगिंग करते हो तो आपको सितारों की नॉलेज है, यानी सारे गामा पाधा निसा, ये सब चीजों के राग जो होते हैं अलग अलग, राग जौनपुरी और बाकी जो राग है, आपको उसकी नॉलेज है, तो आपको थोड़ी नॉलेज भी होगी, लेकिन आप उसमें थोड़ी क्रिएटिविटी भी डाल देते हैं। मान लिया कोई पेंटर है, उसको रंगों की नॉलेज होगी कि भाई इस रंग के साथ ये रंग अच्छा लगेगा, इस वाले रंग के साथ ये रंग अच्छा लगेगा, ऐसा उसे कलर्स की नॉलेज तो होगी, लेकिन कलर्स की नॉलेज के साथ साथ वो अपनी पर्सनल एक्सपर्टीज डालता है या अपनी पर्सनल स्किल भी डालता है, पर्सनली एप्लीकेशन भी डालता है, यहाँ उसकी मर्जी है। उसको कलर की नॉलेज है लेकिन उसकी मर्जी है वो झोपड़ी बनाए या घर बनाए या किस तरीके से करे, लेकिन उसको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी है। तो वही कह रहा है, उसका पर्सनल स्किल भी लगता है। कलर की नॉलेज तो दुनिया में बतेरों को होती है, लेकिन हर कोई पिकासो नहीं बन सकता। ये मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कलर की नॉलेज होना काम नहीं, यानी कि थ्योरेटिकल नॉलेज होने से काम नहीं चलता। एप्लीकेशन सब बंदों की अलग अलग होती है। तो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। कि मैनेजमेंट भी एक इसी तरीके से एक प्रोसेस है जिसमें दो चीज होनी चाहिए, एक तो आपको स्किल होनी चाहिए और दूसरा आप उस स्किल को अच्छे से अप्लाई करना जाने। मान लीजिए मैनेजमेंट को, मान लीजिए कंपनी के जो वर्कर है उन्हें मशीन चलानी नहीं आती तो अनस्किल्ड है, उन्हें तो मशीन चलानी नहीं आती, बात खत्म। एक बंदा है जिसे मशीन चलानी आती है लेकिन वो मशीन सही से चला नहीं रहा, तो स्किल भी होना चाहिए और उसे स्किल को अप्लाई करना भी आना चाहिए, दोनों की दोनों चीज होनी चाहिए। इसलिए कहा है कि मैनेजमेंट इज आर्ट, वो एक कला है। हर बंदा मैनेजमेंट अलग अलग तरीके से करता है, लेकिन हर एक बंदे को मैनेजमेंट की थोड़ी बहुत जानकारी होती है, तभी वो मैनेजमेंट कर पाता है। ठीक, बिना जानकारी वाला बंदा मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा अच्छे तरीके से। इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, या तो स्टडी, या तो आप बीबीए एमबीए करिए, स्टडी से करिए, या आप आपने ऑब्जर्वेशन करा, आपने काफी सारे बिजनेस को देखा। आजकल ऐसे भी जो है कि ना उन्होंने बीए करा है ना एमबीए करा है, फिर भी अपनी बिजनेस अच्छे लेवल पे चला रहे हैं। कैसे? औरों से सीख के। जिंदगी में याद रखना, जितनी चीजें आप औरों से सीख पाओगे उतनी चीजें आपसे कभी नहीं आ पाएगी आपको। इसलिए कह रहा है कि आप ऑब्जर्वेशन करिए, सब चीजों को सीखा करिए, तो ऑब्जर्वेशन से भी आप मैनेजमेंट बन सकते हैं। एंड एक्सपीरियंस माने आपने एक बिजनेस चलाया डूब गया, आपने दूसरा बिजनेस चलाया डूब गया, अब आपके पास दो फेलियर का तजुर्बा है, आप उन दोनों का एनालिसिस करेंगे तो आप समझ पाएंगे किस रीजन की वजह से आपके बिजनेस डूबे। तो अगर आप आने वाले टाइम में अपना बिजनेस करोगे तो आप उन रीजन को पहले ही सॉल्व करने के, उनके लिए पहले ही कोई ना कोई ट्रीटमेंट अपने पास रखोगे। Art is concerned with the personal application of knowledge, some kind of ingenuity and creativity। क्रिएटिविटी मतलब मान लीजिए आर्ट की नॉलेज तो सबको होती है, लेकिन हर एक आर्टिस्ट की आप देखना, हर एक आर्टिस्ट की कला दूसरे आर्टिस्ट के मुकाबले थोड़ी अलग होती है। कलाकार सब हैं, यानी कि आर्ट सबको आती है, लेकिन हर एक आर्टिस्ट की जो पेंटिंग होती है या जो स्केच होता है, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि हर एक की क्रिएटिविटी का लेवल अलग है, लेकिन उसे बेसिक प्रैक्टिकल नॉलेज तो होना चाहिए, उसे ये तो पता होना चाहिए किस कलर के साथ कौन सा कलर अच्छा लगेगा। तो यही काम होता है मैनेजमेंट का। इसके कुछ फीचर देख लेते हैं। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट होने के क्या फीचर हैं? कि कुछ तो थ्योरेटिकल नॉलेज होगी आपके पास, उसे आप पर्सनली अप्लाई करोगे। और ये किस बेस पे बनता है? ये बनता है प्रैक्टिकल एंड क्रिएटिविटी दोनों के बेस पे, ठीक है ना। तो फीचर मैं आपको बता चुका। अगला है मैनेजमेंट इज अ साइंस। साइंस क्या? जहाँ क्रिएटिविटी नहीं होती का फीचर नहीं आ पाता, जहां जो साइंस, ऐसा साइंस होने का मतलब समझिए फिक्स होना, ऐसा साइंस होने का मतलब फिक्स होना। जैसे मैनेजमेंट की कुछ रूल यहाँ फिक्स है, कुछ रूल वहां भी फिक्स है, वहां बोले तो फॉरन में भी वही रूल है। मैनेजमेंट के आगे चल के आप पढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं साइंस होता है, समझिए कैसे। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज को कहते हैं साइंस। जो जैसे एक साइंटिस्ट होते हैं या कोई भी चीज होती है, उनकी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, एक सिस्टमैटिक नॉलेज होती है ना उनके पास। मान लीजिए पहले बीएससी करा, फिर एमएससी करा, फिर पीएचडी करा, तभी तो उनको एक सिस्टमैटिक नॉलेज आई। या फिर कहें तो हम हैं, पहले बीबीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, फिर एमबीए एमकॉम कर रहे हैं, इस तरीके से पूरी एक वो कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो हम करते हैं, साइंटिफिक नॉलेज तरीके से, एक तरीके से हम काम करते हैं, ये मान के चलिए। सर्टेन प्लेस दे सर्टेन
जनरल ट्रूथ ऑफ ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज, कुछ जनरल लॉज होते हैं, अलग अलग लॉज आप आने वाले टाइम भी कुछ पढ़ेंगे, फोरमैन के लॉज वगैरह, कुछ अलग अलग कुछ बंदों ने ऑब्जर्व करके कुछ प्रैक्टिकल अपनी नॉलेज लगा के कुछ रूल्स वगैरह बनाए हैं। 14 रूल से समझ में आ रहा है ना कि किन 14 रूल्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसा अलग अलग रूल्स बनाए हैं जो रूल्स फिक्स रूल है, उन रूल में कोई चेंज अप नहीं हो सकता, वे रूल फिक्स है। लेकिन उन रूल को लगाना या ना लगाना आपका वो है पर्सनल पर्पस, वो है अपनी ओपिनियन। लेकिन कुछ बंदों ने अपने कुछ रूल दिए हैं, अगर आप उन रूल को लगाएंगे तो आपकी कुछ मैनेजमेंट की समस्याओं का कुछ हद तक समाधान हो सकता है। सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय सर्टेन प्रिंसिपल गिवन बाय सर्टेन पीपल्स। कुछ बंदों ने कुछ प्रिंसिपल दिए हैं, कुछ साइंटिफिक, उन्हें साइंटिफिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें चेंज नहीं कर सकते, वे दे चुके हैं, जो दे के वे चले गए, वे दे के अपने प्रिंसिपल चले गए। अब आपको कुछ प्रिंसिपल बनाना है, खुद की तरफ से बनाइए, उनके साथ कोई चेंज आप नहीं कर सकते। तो कुछ बंदों ने अपने कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ सिद्धांत दिए हैं, जिन प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके हम अपने डे टू डे मैनेजमेंट की कुछ प्रॉब्लम्स का समाधान कर सकते हैं। एग्जैक्ट होगा या नहीं वो हम कह नहीं सकते, लेकिन हम उन्हें ट्राई कर सकते हैं। तो वो कहते हैं जनरल रूल दिए हैं कुछ बंदों ने। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज लगती है साइंस। कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप होता है। मान लीजिए कि अगर कुछ कॉज हुआ तो उसका ये इफेक्ट होगा, एक कॉज होकर उसका ये इफेक्ट होगा, ऐसा रिलेशनशिप होता है मैनेजमेंट एज अ साइंस के अंदर। यानी कि एग्जांपल दूं कि एक कंपनी कह रही है, एक कंपनी का मैनेजमेंट कह रहा है कि अगर इस साल हमारी सेल 10 लाख यूनिट को टच हुई, यानी कि इस साल अगर हमारी 10 लाख यूनिट बढ़ी तो अगले ही साल से हम अपनी यूनिट को 10 यूनिट की 10 प्रोडक्शन को 10% से बढ़ा देंगे। यानी मानिए अगर इस साल हम 10 लाख यूनिट बना रहे थे, 10 नहीं बोल रहा है, एक सेकेंड, मानिए इस साल हम 15 लाख यूनिट बनाते थे, हर साल हम 15 लाख यूनिट बनाते आ रहे थे, जिसमें से कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचता था, 10 लाख बिक जाती थी, 5 लाख का क्लोजिंग स्टॉक बचता था। अब कंपनी ने कहा अगर इस साल हमारी जो सेल्स की यूनिट थी अगर वो 10 लाख ना बिक के 12 लाख बिकी, तो हम जो हमारी 15 लाख बना रहे थे अब 15 लाख ना बना के हम बनाएंगे 20 लाख। ऐसा कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। कॉज एंड इफेक्टिव कि एक चीज के बदलने से हमने अपनी कुछ चीज बदल दी, सेल से बदलने से हमने अपना प्रोडक्शन को बदला, सेल बढ़ी तो हमने अपना प्रोडक्शन का लेवल भी बढ़ाया। इसे कहते हैं कॉज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप। एक्सपेरिमेंट, देखिए एक्सपेरिमेंट, साइंस तो एक्सपेरिमेंट है, आप साइंटिफिक लैब में भी गए होंगे तो एक्सपेरिमेंट होते हैं, इसलिए मैनेजमेंट भी एक तरीके, कुछ लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट करे, कुछ चीजें आजमाई मैनेजमेंट में, और कुछ चीजें सक्सेसफुल हुई, कुछ चीजें सक्सेसफुल नहीं हुई। तो जो उनके एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गए उन्होंने ही एक साइंटिफिक लॉज के तरीके से, मतलब मैनेजमेंट के लॉज के तरीके से हमारे सामने पेश कर दिए, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट करके उन्होंने हमारे सामने पेश कर दिए, जो उन्होंने ऑब्जर्व करके या फिर कहें तो जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर करके चीजें बनाई। ठीक है, तो ये सब करें। जैसे एक है डिवीजन ऑफ वर्क, तो ये सब चीजें उन्होंने ऑब्जर्व करी, उन्होंने ऑब्जर्व करा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा कि यार एक बंदे को सारा काम देख के बंदों में काम स्प्लिट कर रहे हैं तो क्या इससे बेनिफिट होगा, उन्होंने देखा कि हाँ बेनिफिट हुआ है, तो उन्होंने अपनी उसमें लिख दिया कि हाँ डिवीजन ऑफ वर्क भी होना चाहिए एक लेवल के बाद। तो ऐसे सब चीजें एक्सपेरिमेंट के बेस पे ही बनती हैं। यूनिवर्सल वैलिडिटी, यानी कि जो भी प्रिंसिपल हैं, जो कुछ बंदों के प्रिंसिपल हैं, तो जो उनके प्रिंसिपल है ना वो प्रिंसिपल पूरे के पूरे दुनिया पे है। यानी कि जैसे जो प्रिंसिपल उनके भारत में है वही प्रिंसिपल उनके चाइना में है, वही प्रिंसिपल उनके अमेरिका में है। यानी कि अमेरिका में बैठी हुई कोई कंपनी अगर उनके प्रिंसिपल को फॉलो करेगी तो सेम तरीके से ही कर रही है, या उनका सेम प्रिंसिपल की बुक पढ़ रही है जो बुक हम पढ़ रहे हैं। यानी कि जो मैनेजमेंट की बुक यहाँ इंडिया में बैठा हुआ बंदा पढ़ा है, अमेरिका का बंदा ही वही बुक पढ़ेगा अगर वो उन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को पढ़ने जा रहा है। तो एग्जाम्पल, जो वाटर का फॉर्मूला H2O भारत में है, तो अमेरिका में जाओगे तो क्या वहां वाटर का फॉर्मूला बदल जाएगा? नहीं, पानी का वहां भी फॉर्मूला H2O ही रहेगा। अगला है मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशनल। 90s 80s तक मैनेजमेंट प्रोफेशनल नहीं था, अभी भी मैनेजमेंट पूरा प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट अब प्रोफेशनल की ओर जा रहा है। प्रोफेशनल मतलब पहले हर कोई भी बंदा मैनेजमेंट कर लेता था, बीकॉम पास करो मैनेजमेंट करो। अब जो इंडस्ट्री है वे समझ रही है कि थोड़ा हम एक्सपर्ट बंदे को लेंगे, क्योंकि अब कंपटीशन का लेवल बढ़ चुका, तो अब हम बंदे भी एक्सपर्ट लेंगे। अब कंपनी क्या करती है, अब MBA क्वालिफाइड पे ज्यादा प्रेफर कर देंगी एज कम्पेयर टू MCOM क्वालिफाइड। वे MBA की तरफ जाएंगी ना कि MCOM की तरफ,
यहाँ पे बीबीए की तरफ जाएंगी जूनियर मैनेजर के लिए, ना कि बीकॉम की। तो जैसे जैसे हमारा लेवल ऑफ बढ़ता गया, कंपटीशन बढ़ता गया, तो बिजनेस को भी ये समझ में आ रहा है कि नहीं नहीं, मैनेजमेंट आर्ट और साइंस तो ले रहा है, लेकिन हमें मैनेजमेंट प्रोफेशनल बंदा भी लेना चाहिए। प्रोफेशनल बंदा होगा तो वो और अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएगा, ऐसा आप लोग समझ आए। लेकिन क्या अब पूरा मैनेजमेंट प्रोफेशनल बन ही गया? नहीं, अभी पूरा तरीके से नहीं बना, लेकिन आने वाले टाइम में कभी मैनेजमेंट प्रोफेशनल भी बनेगा, यानी कि एक प्रोफेशनल बंदा ही मैनेज कर पाएगा आने वाले टाइम में। अभी ऐसा नहीं है, अभी नॉन प्रोफेशनल बंदा भी मैनेज कर पाता है। प्रोफेशनल बंदा किसे कहते हैं? जिसे एक वेल डिफाइंड नॉलेज होती है। वेल डिफाइंड नॉलेज मतलब जिसका एक वेल डिफाइंड करिकुलम होता है, एक वेल डिफाइंड सिलेबस होता है, जिस सिलेबस को वो पढ़ता है, समझता है, उसे अप्लाई करने का सीखता है, उसके बाद वो अपनी एक डिग्री लेता है, उस डिग्री के बेस पे वो जॉब पाता है। यहाँ पे मैं एमबीए लिख देता हूँ, एक मिनट, एग्जाम्पल के तौर पे है एमबीए। एमबीए में पहले आप एडमिशन लोगे, एमबीए के करिकुलम पढ़ोगे, उसमें आपको चीजें पढ़ाई जाएंगी, आप उन चीजों का अप्लाई करना सीखोगे, प्रोजेक्ट बनेंगे आपके एनुअली, प्रोजेक्ट में अप्लाई करना सीखोगे, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा या आपको डिग्री मिलेगी, उस डिग्री को आप ले जाके मैनेजमेंट एज ए लगोगे। तो एक प्रोफेशनल बंदा लग रहा है ना, इस तरीके से मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशनल बन चुका। सीए, सीएस, सीएमए, ये सब प्रोफेशनल है, इनकी अपनी बॉडी होती है, अपने काम होते हैं, अपने तरीके से सब चीजें मैनेज करते हैं। रेस्ट्रिक्टिव एंट्री, क्योंकि अब यहाँ पे आपको नॉलेज से काम नहीं चलेगा, आपके पास डिग्री भी होनी चाहिए, आप प्रोफेशनल भी होनी चाहिए, तो एंट्री पे रेस्ट्रिक्शन हो गया। मान लीजिए कोई बंदा है बीकॉम क्वालिफाइड, उसे अच्छा मैनेजमेंट आता है, फर्स्ट क्लास एक नंबर का मैनेजमेंट आता है, लेकिन अगर वो प्रोफेशनल बन जाए, पूरा मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट प्रोसेस पूरी प्रोफेशनल बन जाए, तो उसे एंट्री ही नहीं देंगे। बोलेंगे, बंदा कहेगा मुझे अच्छा मैनेजमेंट आता है, कंपनी कहती एमबीए की डिग्री, बंदा कहेगा नहीं नहीं मैंने बहुत सारी बिजनेस मैनेज करी, कंपनी कहेगी एमबीए की डिग्री दिखाओ। तो ऐसी दिक्कत आ जाएगी अगर मैं पूरे का पूरा मैनेजमेंट की तरफ, वो पूरे का पूरा प्रोफेशनल की तरफ शिफ्ट हो गया मैनेजमेंट, तो ये दिक्कत आएगी कि जो क्वालिफाइड है वही आएंगे, क्वालिफाइड मतलब जिनके पास डिग्री है वही आएंगे, चाहे भले से और किसी बंदे के पास भी स्किल हो मैनेज बिजनेस को चलाने की। तो ये आप में बता चुका, तो एंट्री पे रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा, एंट्री पे रोक लग जाएगी नॉन डिग्री वाले बंदों की, यानी बीकॉम वगैरह, ये जो जो बंदे ऐसे हैं जिनके पास डिग्री नहीं है लेकिन वे मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से जानते हैं, समझते हैं, अप्लाई करना जानते हैं, उन पे उनके बिजनेस में जॉब पाने पर रेस्ट्रिक्शन लग जाएगी। एंट्री टू द प्रोफेशनल इज रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और थ्रू एक्विजिशन ऑफ एजुकेशनल डिग्री। क्यों होता है? क्योंकि प्रोफेशनल होते हैं, वे एग्जामिनेशन के थ्रू गुजरते हैं और ट्रेनिंग वगैरह के थ्रू गुजरते हैं। तो अगर कोई नॉन प्रोफेशनल होगा तो ये चीजें करा हुआ नहीं होगा, तो इनमें प्रोफेशन में, किसी भी प्रोफेशन में आने में ही रेस्ट्रिक्शन है। कल के दिन को चल के आप कहना चाहिए कि मैं सी हूँ, आपके कहने से बन जाओगे? रेस्ट्रिक्शन है ना, आपके कहने से तो ना बनोगे। अगर आपको सी बनना है तो पहले आपको फाउंडेशन देना पड़ेगा, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट देना पड़ेगा, फिर आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी 2 साल की कम से कम, उसके बाद आपको फाइनल पेपर देने पड़ेंगे, उसके बाद फाइनल के बाद 2 ट्रेनिंग होती है एडवांस आईटी वगैरह की, और इंटरमीडिएट के बाद 2 ट्रेनिंग होती है आईटीओसी की, वे करनी पड़ेंगी। जब आप इन्हीं चीज करोगे उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसे कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। उस सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप अपनी प्रैक्टिस कब कर पाओगे, उसी के साथ एक और सर्टिफिकेट मिलेगा जो रहेगा सर्टिफिकेट ऑफ एक्नॉलेज, यानी कि उस सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि आपने अपनी सीए के सारी जर्नी के सारे पेपर दे दिए, सारी ट्रेनिंग कर ली, सारी आर्टिकलशिप कर ली, उसके बाद ही आप एज अ सीए कहीं लग पाओगे। तो एज अ प्रोफेशनल अगर मैनेजमेंट को बना देंगे, उसमें दिक्कत रहेगी, जब तक वो बंदा उस पूरे प्रोसेस से नहीं गुजरेगा, बंदा एंटर ही नहीं कर पाएगा, तो उसकी एंट्री में लग जाएगा रेस्ट्रिक्शन। एग्जाम्पल दे चुका, टू मैनेज अ बिजनेस इज अ कैपेबल ऑफ सीए। मान लीजिए कल के दिन को सारी कंपनी कहें कि हम सिर्फ सीए को लेंगे अपने बिजनेस में मैनेज करने के लिए, तो उस केस में आपको सबसे पहले उसके पेपर निकालने पड़ेंगे, फाउंडेशन निकालना पड़ेगा, इंटर निकालना पड़ेगा, इंटर के जस्ट बाद आईटी और ओसी करनी पड़ेगी, फिर फाइनल के पेपर करने पड़ेंगे। भाई फाइनल के पेपर से पहले आपको 2 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, फिर फाइनल के पेपर होंगे, उसके बाद एडवांस ट्रेनिंग होंगी 2 छोटी छोटी भी करनी पड़ेंगी, 15-15 दिन की ट्रेनिंग होती है ये। उसके बाद कहीं जाके आपको सर्टिफिकेट देगी कौन? आईसीआई। तो उसके सारे एग्जाम निकाल के आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। प्रोफेशनल एसोसिएशन मतलब एक प्रोफेशनल संस्थान होती है, जो प्रोफेशनल चीजें होती है, जैसे मैनेजमेंट का होता है आईआईएम, टेक, और जो इंजीनियरिंग का होता है आईआईटी, मेडिकल का होता है एम्स, और क्या बोलते हैं अपना सीए का होता है आईसीएआई, सीएमए का होता है आईसीएसआई, और सी वो हाँ सीएस का होता है आईसीएसआई, और जो सीएमए होता है उसका होता है आईसीएमएआई। तो हर एक की अलग अलग संस्था है, अलग अलग एसोसिएशन है। तो आपको जैसे ही पेपर निकाल देते हो, आप सारी चीजें कर देते हो, तो आपको संस्था से एक सर्टिफिकेट मिलता है
वो आपको सर्टिफिकेट ग्रांट करती है, तो प्रैक्टिस करने का देगी और साथ में आपको एक वो भी दे देगी वैसा सर्टिफिकेट कि आपने सारे एग्जाम क्लियर कर दिए। आपको एग्जाम क्लियर करने का सर्टिफिकेट मिलते के साथ आप कहीं जॉब कर सकते हैं और उस प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट मिलते के साथ आप अपनी कोई ऑफिस खोल के बैठ सकते हैं। तो यही दिक्कत है, अगर मैं नॉन 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 प्रोफेशनल बंदे हैं, चाहे उनको नॉलेज हो मैनेजमेंट की, वे भी एंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कुछ एथिकल कोड होते हैं, अलग अलग संस्थाओं के अपने अलग अलग कोड होते हैं, आपको वे कोड को फॉलो करना पड़ता है, जो संस्था कहती है आपको वो चीजों को मानना पड़ता है। अब ये हर एक संस्था का अलग अलग होता है, जैसे डॉक्टर वाली संस्था होती है, ये है जो डॉक्टर है वो किसी भी पेशेंट को मजबूर नहीं कर सकता एक ऐसा अमाउंट देने के लिए जो अनरियलिस्टिक है। मान लीजिए ऑपरेशन होना है और सारी जो और डॉक्टर हैं, अब ये डॉक्टर जनरली 2-4 लाख में ऑपरेशन कर देते हैं। आपको पता है इमरजेंसी केस है, ये बंदा हमारे यहाँ से जा नहीं सकता, इमरजेंसी केस है, ये बंदा हमारे यहाँ से जा नहीं सकता। आप क्या कर, मतलब नोट आप, जो ये बंदा है वो बंदा क्या कर रहा है, वो कह रहा है नहीं 2-4 लाख नहीं, अब हम 20-50 लाख की बात करेंगे, अब हम 20-50 लाख की बात करेंगे। तो क्या ये अनएथिकल हो गई ना बात, आप उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। तो जो ये जो डॉक्टर्स के वगैरह के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये पहली सब जो डॉक्टर्स को जो पढ़ाते हैं उसमें उनके एथिक्स भी पढ़ाए जाते हैं। उन एथिक्स में ये भी लिखा रहता है, उनके एथिक्स में ये भी लिखा रहता है कि आप नकली दवाई नहीं देंगे या आप महंगी दवाई नहीं लेंगे। ये सब चीजें उनके एथिक्स के अंदर लिखी हुई होती हैं। इसी तरीके जो सीए होते हैं, उनके आईसीआई एथिक्स बताती है कि जो सीए बंदे होंगे वे क्या क्या चीज नहीं कर सकते, क्या क्या उनके एथिक्स रहेंगे, उन्हें वे चीज माननी पड़ती है। और कोई बंदा अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एथिक्स नहीं मानना, जिससे वो एफिलेटेड है या फिर जिसकी डिग्री उसके पास है, अगर उस संस्था का कोई बंदा वो नहीं मानेगा, क्या बोलते हैं, अपना एथिक्स नहीं मानेगा, तो वो संस्था उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है। सर्विस मोटिव, प्रोफेशनल का मोटिव होता है जनता को सर्व करना। अब कितना सर्व करती है वो प्रोफेशनल की बात है, लेकिन हमारे एक डॉक्टर है उसका पर्पस है कि आपको ठीक रखना, एक वकील लॉयर है उसका पर्पस है आपको कोर्ट के केस से बचाना, एक सी है उसका पर्पस है आपको मैनेज चीजों को मैनेजमेंट करवाना, मतलब कैलकुलेशन करवाना, कॉस्ट वगैरह की अकाउंटिंग चेक कराना, आपका टैक्स एक अच्छे लेवल तक बच पाना। ये सब चीजें होती हैं अलग अलग मैनेजमेंट की। अगला है, तो मैं बता रहा हूँ, एक कंक्लूजन हम पढ़ सकते हैं। कंक्लूजन क्या है, मैनेजमेंट इज आर्ट एज वेल एज साइंस, की मैनेजमेंट आर्ट भी है साइंस भी है, लेकिन ये पूरी तरीके से प्रोफेशनल नहीं बना। मैनेजमेंट आर्ट या साइंस तो बन चुका, लेकिन प्रोफेशनल पूरी तरीके से नहीं बना। प्रोफेशनल जिस दिन ये पूरी तरीके से बन गया, उस दिन एक दिक्कत आ जाएगी कि आपको कंपलसरी डिग्री लेनी पड़ेगी, आपको कंपलसरी वो डिग्री करनी पड़ेगी, चाहे भले ही आप स्किल हो, आपके पास नॉलेज हो, आप मैनेज कर सको, लेकिन आपको डिग्री नहीं तो आप बिजनेस के अंदर अपनी जॉब नहीं कर पाएंगे। तो एज अ प्रोफेशनल बनने में थोड़ी अभी दिक्कत है। उस देश के लिए ज्यादा दिक्कत है जो इस देश में अभी पढ़ाई का स्तर कम है। तो ये था मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। अब है लास्ट इसका टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब भाईचारा, कोऑर्डिनेशन मतलब हिंदी में बोलो तो भाईचारा, कि जो बिजनेस के अंदर की भाईचारा, कि बिजनेस के अंदर का जो मैनेजमेंट है उसमें भाईचारा रहना चाहिए। भाईचारा, कि जो बिजनेस है उसका जो मैनेजमेंट है या जो उसके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट है उनके बीच में भाईचारा रहना चाहिए, तभी बिजनेस अच्छे तरीके चलते रहेगी। देखिए कितने कितने भाईचारे से एक साथ बेचारे सब बैठे हुए काम कर रहे हैं ना, इस तरीके से शांति से भाईचारा रहना चाहिए। द प्रोसेस बाय विच मैनेजमेंट सिंक्रोनाइज मतलब आपस में मेल जोल सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इन कोऑर्डिनेशन। जैसे मान लीजिए परचेज वाला, सेल वाला, प्रोडक्शन वाला, इनके बीच में मेल जोल रहेगा तभी काम हो पाएगा। मान लीजिए जो अरे हमारे पास जो देखता है कितनी रिक्वायरमेंट है, अब रिक्वायरमेंट वाले के साथ अगर मान लीजिए परचेज वाले का मेल जोल नहीं रहने का, तो वो प्रोडक्शन वाले का मेल जोल नहीं रहेगा, तो वो बताएगा नहीं, रिक्वायरमेंट वाला ही तो बताएगा ना कि भाई देख इस बार हमें प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा यूनिट बिकने की डिमांड ज्यादा बढ़ गई मार्केट में, तो हमें प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा। ये जो प्रोडक्शन वाला है ये बताएगा सेल्स परचेज वाले से, कहेगा भाई पीछे से माल ज्यादा खरीद ले, कच्चा माल खरीद ज्यादा, जिससे हम प्रोडक्शन कर पाए। जो परचेज वाला है वो सर माल लाकर देगा प्रोडक्शन वाले को, प्रोडक्शन वाला माल बना के सेल्स वाले को देगा, सेल्स वाला आगे जाके सेल करेगा। तो जो डिपार्टमेंट है इनके बीच में इंटरलिंकेज होनी चाहिए, इंटरलिंकेज को ही कहते हैं सिंक्रोनाइज होना। तो
सॉरी तो इनका इंटरलिंकेज होनी चाहिए अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में। अगर डिपार्टमेंट के बीच में इंटरलिंकेज नहीं होगी तो दिक्कत आएगी। तो कोऑर्डिनेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिस प्रोसेस के थ्रू डिपार्टमेंट के बीच में आपस में लिंकेज होती है, भाईचारा होता है, जिस भाईचारे की वजह से अच्छे तरीके से तो मैं आपको बता चुका ये भी अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में भाईचारा रहेगा, तभी एक दूसरे की सुनेंगे और एक दूसरे की मदद कर पाएंगे, जिससे बिजनेस अच्छे तरीके से मैनेज हो पाएगी। अगला है एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट, कि कोऑर्डिनेशन जो है ये कोई फीचर नहीं है मैनेजमेंट का, ना कोई वो है कैरेक्टरिस्टिक है ना फीचर है, बल्कि जरूरत है कि अगर बिना कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो उस केस में मैनेजमेंट अच्छा बन ही नहीं पाएगा। जब तक किसी उसमें ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं या अलग अलग लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, उस केस में मैनेजमेंट सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, मैनेजमेंट अच्छे तरीके से चल ही नहीं पाएगा। कोऑर्डिनेशन इज अ फोर्स दैट बाइंड ऑल द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, की जितने भी फंक्शन है ना मैनेजमेंट के उन्हें एक साथ लाने का काम करती है, एक साथ बांधने का काम करती है कोऑर्डिनेशन। मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सबके जो फंक्शंस के काम होते हैं उन सबको एक साथ लाने का काम कौन करती है? कोऑर्डिनेशन। अगर अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा तभी कुछ अच्छा हो पाएगा। नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। ग्रुप एफर्ट क्यों? सिंगल बंदा खुद से कोऑर्डिनेट करेगा नहीं, जब दो या दो से ज्यादा बंदे होते हैं तभी तो ये बात होता है कि आपस में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, भाईचारा खराब हो सकता है। एक बंदे खुद से थोड़ी ना कभी भाईचारा खराब होगा। भाईचारा खराब जब तो होगा या भाईचारा अच्छा तभी तो होगा जब दो बंदे होंगे या दो से ज्यादा बंदे होंगे। तो जब ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं उनके बीच में अगर अच्छा भाईचारा तो कहेंगे कोऑर्डिनेशन बढ़िया है, खराब भाईचारा एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते, लड़ाई झगड़े रहते हैं, दूसरे दिन उस केस में कहेंगे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, इन लोगों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। और ऐसा कर रहे हैं पता नहीं चल रहा कौन सा भाई है, सब ऐसा लग रहा है सारे के सारे अपने ही भाई हैं, तो उस केस में होगा कि कोऑर्डिनेशन बढ़िया है। जैसे आपका और आपके अच्छे दोस्तों के बीच में होता है कोऑर्डिनेशन एकदम, आप फोन करते हैं, आपको कुछ आधी बात भी बताएंगे तो पूरी बात समझ जाता है। आजकल ऐसा होता, आजकल नहीं पहले से ऐसी चीजें होती है, उस केस में कहते हैं कोऑर्डिनेशन बढ़िया है। तो ये क्या इंटीग्रल मतलब बंधी हुई प्रोसेस, सारे के सारे मिलकर, कि इंटीग्रल प्रोसेस है जो कुछ लोगों को मिलकर करते हैं। दैट परफॉर्म एज इट एज अ प्लान एंड शेड्यूल, जैसे प्लानिंग का शेड्यूल होता है उसके हिसाब से परफॉर्म करी जाती है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब मान लीजिए चार लोग हैं और पता है हमें कि जो काम है वो कोई सिंगल बंदा करेगा तो काम नहीं होगा। ये पत्थर है, मान लीजिए चार लोग हैं, ये पत्थर है, ये इतना भारी पत्थर है, ये मानिए इतना भारी पत्थर है कि इस पत्थर को खिसकाने के लिए चारों के चारों लोगों की ही जरूरत पड़ेगी। अगर एक बंदा भी हट गया तो ये पत्थर बिल्कुल नहीं हटेगा अपनी जगह से। और ये रोड है और रोड से हमें ये अपनी गाड़ी ले जानी है, यानी कि अपना गोल पूरा करना है, हमारा गोल है इस गाड़ी को इधर ले जाना। हम गाड़ी इधर ले जाना चाह रहे हैं, तो जब तक हमारा पत्थर नहीं हटेगा हम अपनी गाड़ी को इधर नहीं ले जा पाएंगे। और पत्थर हटाने के लिए चारों के चारों आदमी चाहिए। अगर चारों के चारों आदमी एक साथ कर रहे हैं तो इसे कहेंगे चारों के चारों में यूनिटी है, किस चीज के लिए? एक्शन लेने की। चारों के चारों में यूनिटी है एक्शन लेने की, इस पत्थर को हटाने का एक्शन लेने की यूनिटी है चारों के चारों में। तो कोऑर्डिनेशन करवा पाता है यूनिटी ऑफ एक्शन, कि अगर इन चारों में भाईचारा होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, तब ये चारों एक साथ पत्थर पे जोड़ देंगे और वो पत्थर हटेगा और इनकी गाड़ी जा पाएगी। अगर एक बंदा हटा तो तीन बंदे लगाएंगे तो उससे कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, इनकी गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी। इसी का एग्जांपल है, तो अपने जो बिजनेस होती है अगर उसमें कोई एक फंक्शन भी अच्छे से काम ना करे, एक फंक्शन भी कोऑर्डिनेशन ना करे, तो बिजनेस की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती, बिजनेस अपना ऑब्जेक्ट फुलफिल नहीं कर पाती। The purpose of the coordination is to secure the unity of action in the realistic realization of common purpose। जो कॉमन पर्पस, चारों का कॉमन पर्पस है ना पत्थर हटाना, ऐसी बिजनेस का कॉमन पर्पस होता है सारे डिपार्टमेंट का प्रॉफिट जनरेट करना, एक फिक्स अमाउंट या एक फिक्स परसेंटेज या उससे ज्यादा। तो एक फिक्स कॉमन पर्पस होता है, इनका कॉमन पर्पस पत्थर हटाना है, उनका कॉमन पर्पस अपने बिजनेस का ग्रोथ या प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमाना होता है। तो सबको एक साथ एफर्ट लगानी पड़ेगी सारे डिपार्टमेंट वाले को, जैसे यहाँ सारे बंदे एक साथ एफर्ट लगा रहे हैं इस पत्थर को हटाने के लिए। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो एक पत्थर है, हो सकता है इसके बाद और अगले आगे पत्थर हो, फिर हो सकता है और आगे पत्थर हो, जितने ज्यादा पत्थर होंगे उतनी बारी करनी पड़ेगी ना। जब तक आप अपने घर नहीं पहुंचोगे, ये गाड़ी अपने घर नहीं पहुंचेगी, जब तक रास्ते के सारे पत्थर इन सबको मिलकर हटाने पड़ेंगे। इस तरीके से जब तक बिजनेस चलती रहेगी, बंद नहीं होगी,
तब तक जो रास्ते के सारे पत्थर होंगे वो बिजनेस का सारे डिपार्टमेंट वालों को हटाने पड़ेंगे, या फिर कहें तो रास्ते के जितने भी टारगेट होंगे वो सारों को, या रास्ते के जितने भी हिंड्रेंस होंगे, हिंड्रेंस मतलब रुकावटें, कि जो उनकी ग्रोथ के रास्ते में जितनी भी रुकावटें आएंगी उन सबको रुकावटों को उन्होंने सबको सारे डिपार्टमेंट को एक साथ मिलकर झेलना पड़ेगा, एक साथ मिलकर उन रुकावटों को करना पड़ेगा। भाई चल जा भाई, रवि नहीं हो रहा यार। चलिए देखते हैं आगे। तो प्रोसेस है, एक टाइम की प्रोसेस नहीं है। अगर एक टाइम की होने का मतलब ऐसा है कि आपने बिजनेस चालू करा, बिजनेस बंद कर दिया, एक ही ऑपरेशन था। एक टाइम की प्रोसेस कब होगी? मान लीजिए आपको एक ठेका मिला, आपकी बिजनेस को एक ठेका मिला कि आपको 20 किलोमीटर की रोड बनानी है, सिर्फ एक बार का ठेका मिला। ये कंटिन्यूस नहीं है, आपको बस एक बार मैनेजमेंट करना है, एक बार सब चीज लानी है, एक बार रोड बना के बात खत्म करनी है। लेकिन आपकी बिजनेस ऐसी है कि अगली बार फिर रोड मिलेगी, फिर अगली रोड का ठेका मिलेगा, फिर अगली रोड का ठेका मिलेगा। जितनी बार रोड का ठेका मिलेगा आपको उतनी बार अपनी लेवल रखनी पड़ेगी, अपना मेटेरियल रखना पड़ेगा। इस तरीके से बिजनेस का काम है कि अगर बिजनेस का एक ही ऑपरेशन है, एक बार का सिंगल ऑपरेशन है, सिंगल पर्पस के लिए बिजनेस है, तो जैसे पर्पस कंप्लीट होगा तभी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर बिजनेस कंटिन्यूस पर्पस से बना रहे हैं तो उस केस में हमारा मैनेजमेंट लगातार चलेगा। और आपने 11वीं क्लास में अपनी बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ी होगी, उसमें होता है कंटिन्यूस पर्पस होना जरूरी है। अगर एक बार के लिए कर रहे हो तो बिजनेस के अंदर नहीं आता, कंटिन्यूस पर्पस कंपलसरी है। तो वही कह रहा है, कंटिन्यूस पर्पस बिजनेस का होता है, और जब बिजनेस का ही कंटिन्यूस पर्पस है तो मैनेजमेंट का भी कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली चलेगा, मैनेजमेंट जब तक बिजनेस चलेगा। इट बिगिंस विद प्लानिंग स्टेज और कंट्रोल स्टेज तक चलता रहता है। जब आप कंट्रोलिंग में मेरे साथ चैप्टर पढ़ोगे उसमें लिखा है कंट्रोलिंग इज अ बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड प्रोसेस। क्यों कंट्रोलिंग बैकवर्ड क्यों है? कंट्रोलिंग बैकवर्ड इसलिए है क्योंकि हम कंट्रोलिंग में देखते हैं कि जो हमने अब तक करा वो सही करा या नहीं। और अगर मान लीजिए अब तक हमने कोई चीज करते हैं कि इसे सही कैसा करते हैं, कि इसे सही कैसा करते हैं, कि इसे सही कैसा करा जाए, इसलिए कंट्रोलिंग बैकवर्ड भी है और फॉरवर्ड भी है। ठीक है ना? तो इसलिए कह रहा है कि कंट्रोलिंग आखिरी वाला फीचर बैकवर्ड फॉरवर्ड है, इसलिए मैनेजमेंट का पूरा फीचर ही एक साइकिल बना लेता है। अगर कंट्रोलिंग बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं होता तो ये साइकिल नहीं बन पाती। लेकिन कंट्रोलिंग वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे कंट्रोलिंग बैकवर्ड भी है, फॉरवर्ड भी है, इसलिए ये पूरी की पूरी साइकिल बन जाती है, मैनेजमेंट प्रोसेस लगातार चलती रहती है। कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव, इट इंटीग्रेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एट डिफरेंट लेवल। हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग टारगेट होता। परचेज वाले का अलग टारगेट है कि उसे सस्ता माल खरीदना है, सेल्स वाले का अलग है कि उसे ज्यादा से ज्यादा सेल करनी है, प्रोडक्शन वाले का अलग है कि उसे जितनी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और जो क्या बोलते हैं एचआर वालों का अलग है कि अच्छी क्वालिटी का बंदा ले, अच्छी उस क्वालिटी का होता रहे, अच्छी एफर्ट वाला या अच्छी जो उसकी स्किल होती है अच्छी स्किल वाला बंदा लेना होगा। इस तरीके से हर एक डिपार्टमेंट का अलग टारगेट होता है, अलग वे होती है। लेकिन कोऑर्डिनेशन जो भाईचारा होता है, भाईचारा उन सारे के सारे डिपार्टमेंट को एक साथ ले आता है, जो एक साथ आने की वजह से वे उनकी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट तो ही, लेकिन वे पूरी की पूरी फर्म के ऑब्जेक्टिव को ही फुलफिल कर पाते हैं भाईचारे की वजह से। सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट में मान लीजिए टॉप लेवल वाला मैनेजमेंट अच्छा नहीं तो मिडिल लोअर लेवल वाला क्या कर लेगा, मिडिल वाला अच्छा नहीं तो टॉप वाला ही क्या कर पाएगा, वो जो स्ट्रेटेजी बनाएगा वो मिडिल वाला लोअर वाला को बताएगा ही नहीं, लोअर वाला अच्छा नहीं तो कुछ भी टॉप वाला कह रहा है हम 200% शेयर बढ़ाएंगे, मिडिल वाला कह रहा है बिल्कुल हम इतना प्रोडक्शन करेंगे, लोअर वाला कह रहा है मैं तो सोऊंगा, बात खत्म। अब वो प्रोडक्शन ही नहीं करेगा तो क्या 200 का इतने परसेंट बढ़ेगी, कुछ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। इसलिए तीनों के तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट का जागा हुआ होना कंपलसरी है। ठीक है ना? अब इससे आगे देखते हैं जो कोऑर्डिनेशन है, जो भाईचारा है। एक बात बताइए, क्या भाईचारा कभी एक तरफा हो सकता है? एक तरफा कभी भाईचारा नहीं हो सकता। मान लीजिए ये दो बंदे हैं, ये एक बंदा ये दूसरा बंदा, ये बंदा अच्छा है बेचारा भाईचारा रखना चाह रहा है, ये दूसरा बंदा उससे बात ही नहीं कर रहा, तो क्या भाईचारा चल पाएगा? कभी नहीं, बन ही नहीं पाएगा ना। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो सबकी जिम्मेदारी है, यानी कि सारे के सारे मैनेजर की जिम्मेदारी है, हर एक लेवल के हर एक डिपार्टमेंट के मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो दूसरे डिपार्टमेंट या दूसरे मैनेजर के साथ भाईचारे से रहे। तो कोऑर्डिनेशन किसी एक बंदे से नहीं बन पाता, कोऑर्डिनेशन बनाना है तो सबको एक साथ मिलकर बनाना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन इज अ फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इन ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलीवेट फंक्शन। डेलीवेट मतलब नेसेसरी। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो आप कितना ही मैनेजमेंट कर लो, कितनी प्लानिंग कर लो, कितनी ऑर्गेनाइजेशन कर लो, कितनी स्टाफिंग, कितनी डायरेक्टिंग, कितनी कंट्रोलिंग, सब पानी में जाएगा, सब वेस्टेज है। इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन may lead to wasted effort and coordination without lead to decision may be lead to decision। भाईचारा नहीं है, कितनी मेटेरियल ले आओ, कितनी अच्छी लेवल ले आओ, कुछ भी ले आओ, अगर आपस में अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगी तो प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा, रोज कलेश रहेंगे। ऑफ मैनेजमेंट, इसलिए हमने कोऑर्डिनेशन को अलग फंक्शन नहीं बनाया,
हमने कहा कि जितने फंक्शन हमने पढ़े, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सभी के अंदर कोऑर्डिनेशन होना कंपलसरी है। तो उसे सबके अंदर डाल दिया। मान लीजिए डिब्बा था, ये डिब्बे के 5 हिस्से थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। छठा अलग से बनाते तो वो अलग से माना जाता। इन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर कोऑर्डिनेशन का छिड़काव करेंगे। ये डिब्बे हैं, इसके ऊपर, सबके ऊपर कोऑर्डिनेशन डाल लेंगे, सबके अंदर कोऑर्डिनेशन मिक्स कर देंगे, जिससे ये अच्छे तरीके से काम कर पाए। इस तरीके से कहा गया है इसके अंदर। नीड क्या थी कोऑर्डिनेशन की, कब जरूरत पड़ती है? जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो। छोटे ऑर्गेनाइजेशन में भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन कम लेवल तक पड़ेगी। लेकिन जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ज्यादा लोग हैं, ज्यादा डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना कंपलसरी है। जैसे आप बड़ी एमएनसी, रिलायंस, टाटा वगैरह, ये सब चीजें सोच सकते हैं इसमें। जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती है, उसकी क्वांटिटी बनानी पड़ेगी, मैन पावर की पावर में ज्यादा लोग हायर करने पड़ेंगे, और ज्यादा इंडिविजुअल लगेंगे तो ज्यादा उनके बीच में कोऑर्डिनेशन लगेगा। क्या मेटेरियल के बीच में कभी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए? मेटेरियल तो निर्जीव है, नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग तो कभी लड़ता झगड़ता नहीं। ये हम ही आदमी, इंसान तो है, लिविंग ही तो है, जो आपस में लड़ते झगड़ते हैं। तो हमारे बीच में ये वर्सेस वाला सिस्टम होता है। लेकिन क्या मेटेरियल आपस में लड़ता है? मेटेरियल किस दिन मेटेरियल बोलेगा? किस दिन हमारी कंपनी का मेटेरियल बोलेगा कि ये मेटेरियल बी, ए कहेगा बी से, किस दिन मेटेरियल ए मेटेरियल बी से कहेगा किसी दिन कि बी मेटेरियल तुम बहुत इस्तेमाल हो रहे हो, आज से मैं इस्तेमाल होऊंगा, तुम नहीं होगे। कितना मजा, नॉनसेंस वाली बात लगी ना। तो क्या निर्जीव कभी आपस में लड़ेंगी? नहीं। तो वहां पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत ही नहीं है। कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है मैन पावर के साथ, कि जो ह्यूमन एजेंट है, ह्यूमन एजेंट का आपस में कोऑर्डिनेशन रहे। अगला है कोऑर्डिनेशन सीक्स टू मैच द इंडिविजुअल गोल विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल, कि हम अपना भला ना सोच के पूरी ऑर्गेनाइजेशन का भला सोचेंगे, तभी सोच पाएंगे। कब? जब आपस में कोऑर्डिनेशन होगा। स्पेशलाइजेशन, इट कैन गिव अ राइज टू फीलिंग सुपरवाइजरी एंड प्रायोरिटी ऑफ द जोन ऑफ एक्टिविटी। जैसे डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट की अलग स्पेशलाइजेशन है, सेल डिपार्टमेंट की एक अलग स्पेशलाइजेशन हो जाती। तो जो स्पेशलाइजेशन के बेस पे भी कोऑर्डिनेशन जरूरी पड़ जाता है। ठीक। अगला है हमारा फंक्शनल डिफरेंस, इट अराइजिंग आउट ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। अलग अलग डिपार्टमेंट है ना, परचेज अलग है, सेल अलग है, एचआर अलग है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, सबकी अलग अलग स्पेशलाइजेशन हो जाती है, तो इसलिए फंक्शनल डिफरेंस आ जाता है। तो अलग अलग टारगेट होते हैं, उन्हें अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं हर एक बंदे के। परचेज वाले के बंदे के अलग ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, सेल के अलग ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। तो कई बार इनके ऑब्जेक्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। इसी वजह से हमें कोऑर्डिनेशन की नीड पड़ती है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो इनके अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं, और इनके ऑब्जेक्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है कुछ। इसी वजह से हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो आयरन आउट करता है वेरिएशन को, यानी कि जो दो डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स में वेरिएशन आ रहा है, उस वेरिएशन को खत्म करने का काम करता है हमारा कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन पढ़ चुके हैं। मैं कुछ अभी लास्ट एग्जाम जो हुआ था उसका कुछ